एक ऐसा मिशन जहां पहचान छुपाना मजबूरी है और मौत का सामना करना हकीकत। छिनतियान अब मैग्नेटिक वॉर्टेक्स स्टार के उस अंधेरे कोने में खड़ा है जहां कानून की पहुंच खत्म होती है और सितारों के लुटेरों का राज शुरू होता है। पर असली खतरा 100 स्टार थीव्स की गोलियां नहीं, बल्कि वो औरत है जिसे दुनिया पॉइजन्स विडो कहती है। एक ऐसी शिकारी जिसने आज तक किसी भी मर्द को जिंदा नहीं छोड़ा। छिनतियान ने उसे करीब से पकड़ने के लिए खुद को एक बर्बेरियन स्लेव के रूप में बेच दिया है। लेकिन क्या वो शिकार करने गया है या खुद शिकार होने? क्या छिनतियान की सुपर हियरिंग और ताकत उसे उस रहस्यमयी बेसशिप तक पहुंचा पाएगी जिसे आज तक कोई नहीं ढूंढ सका? जब पॉइजन्स विडो की कातिल नजरें और उसका धीमा जहर छिनतियान को घेरेगा, तो क्या उसका चार्म उसे बचा पाएगा? और सबसे बड़ा सस्पेंस क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि जिस दुश्मन को वो बाहर ढूंढ रहा है, उसका असली मास्टरमाइंड मिलिट्री के अंदर ही बैठा है? धोखे की परतों और रोंगटे खड़े कर देने वाले सस्पेंस के बीच छिनतियान की एक छोटी सी गलती पूरे एम्पायर को तबाह कर सकती है। डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से फिक्शनल है और सिर्फ एंटरटेनमेंट के मकसद से लिखी गई है। इस कहानी के सभी कैरेक्टर, नाम, जगह और घटनाएं लेखक की कल्पना है। अगर कहानी का कोई भी हिस्सा किसी जीवित या मृत व्यक्ति, किसी असली घटना या किसी संस्था से मिलता जुलता लगता है, तो इसे महज एक कोइंसिडेंस समझा जाए। हमारा इरादा किसी भी जाति, धर्म, कम्युनिटी, संस्था या किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को हर्ट करना या किसी का अपमान करना बिल्कुल नहीं है। कृपया इस कहानी को खुले दिमाग से सुनें और सिर्फ मनोरंजन के तौर पर लें। यह कहानी सिर्फ 18 साल से ऊपर दर्शकों के लिए है। इसमें एक्शन, हिंसा, डार्क थीम्स और इंटेंस सीन शामिल हो सकते हैं जो कुछ लोगों के लिए डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। ये पूरी तरह फिक्शनल है और इसका असल जिंदगी से कोई संबंध नहीं है। अगर आप 18 साल से कम हैं, तो कृपया इसे न सुनें। एपिसोड 261 पावर सर्ज। 5 दिन बाद स्पेसशिप सिल्वर ग्रे स्टार पर लैंड हुई। स्टारपोर्ट से बाहर निकलते ही छिनतियान की नजर सीधे फेंग मोचुआन, लीची और यांग फान पर पड़ी जो उसे पिक करने आए थे। फेंग मोचुआन पिकअप एरिया के एक पिलर से कैजुअली टेक लगाए खड़ा था। उसकी ब्राउन टैक्टिकल जैकेट खुली हुई थी, अंदर टाइट ब्लैक वेस्ट साफ दिख रही थी। उसके बाएं तरफ पिलर की शैडो में लीची खड़ा था, पूरा ब्लैक आउटफिट, सख्त एक्सप्रेशन, आंखों में ठंडापन। इसके बिल्कुल उलट यांग फान था, एकदम फिट सूट में, लंबा कद और एलिट फील। उसकी दाहिनी कलाई पर लिमिटेड एडिशन स्मार्ट टर्मिनल हल्की नीली रोशनी में चमक रहा था और वो किसी से बात कर रहा था। पूरा मॉडर्न एलिट वाला वाइब। तीनों की ये अलग अलग स्टाइल की जोड़ी आते जाते ट्रैवलर्स का ध्यान बार बार खींच रही थी। जैसे ही छिनतियान नजर आया, फेंग मोचुआन की आंखें चमक उठीं और वो जोर से बोला, बॉस। छिनतियान ने हल्का सा सिर हिलाया और तेजी से आगे बढ़ा। बॉस, बॉस। लीची और यांग फान दोनों ने हल्का झुककर आवाज दी। तीनों को देखते हुए छिनतियान बोला, तुम तीनों क्यों आ गए? मैंने कहा था पिक करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ सकता था। तीनों हल्के से हंस दिए। किसी ने जवाब नहीं दिया। बॉस कहे कि पिक करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होता कि सच में नहीं जाना चाहिए। सबऑर्डिनेट्स को खुद भी समझ होनी चाहिए। और वैसे भी अगर तीनों में से कोई नहीं आता तो ठीक था, लेकिन अगर सिर्फ एक नहीं आता तो बात सीरियस हो सकती थी। बॉस, फ्लाइंग डिवाइस ऊपर पार्क है, पहले लगेज स्टोर करें या सीधे खाने चलें? यांग फान ने रिस्पेक्ट से पूछा। सीधे खाने चलते हैं, वैसे भी ज्यादा लगेज नहीं है, छिनतियान बोला। उसका सूटकेस तो बस दिखावे के लिए था, अंदर खाली। उसकी सारी चीजें पहले ही स्पिरिट स्पेस में रखी हुई थीं। ठीक है, इस तरफ आइए। चारों लोग लिफ्ट से सीधे स्टारपोर्ट की टॉप फ्लोर पर पहुंचे। दरवाजा खुलते ही सामने का नजारा पूरी तरह ओपन हो गया। 10 फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा ओपन प्लेटफॉर्म, जहां अलग अलग तरह की फ्लाइंग डिवाइस लाइन से खड़ी थी। धूप में उनका मेटल शाइन आंखों में चुभ रहा था। बॉस, इधर। यांग फान आदतन वीआईपी एरिया की तरफ बढ़ा। वहीं लिंगफिन कंपनी की नई बिजनेस फ्लाइंग डिवाइस खड़ी थी, मैट ब्लैक फाल्कन लेवल बिजनेस क्राफ्ट। इसकी स्लीक लाइंस में स्पीड और बिजनेस एलिगेंस दोनों का फील था। टेल्फिन पर लिंगफिन कंपनी का गोल्डन एम्बलम धूप में हल्का सा चमक रहा था। जैसे ही चारों पास पहुंचे, बिजनेस क्राफ्ट का दरवाजा बिना आवाज के स्लाइड होकर खुल गया। ऑटोमेटिक गैंगवे धीरे धीरे नीचे आया। अंदर कदम रखते ही लेदर और सीडरवुड की हल्की खुशबू ने उनका स्वागत किया। अंदर का स्पेस बाहर से भी ज्यादा बड़ा लग रहा था। फर्श पर गहरा ग्रे हैंडमेड वूल कारपेट बिछा था। पैर रखते ही हल्का सा धंसने जैसा एहसास। बाईं तरफ 4 फ्लोटिंग एविएशन सीट्स थीं, टॉप क्वालिटी काफ लेदर की। बैकरेस्ट में मसाज मॉड्यूल लगे थे जो हल्की गर्माहट छोड़ रहे थे। सीट्स के बीच में छोटे एबोनी टेबल थे जिनकी सतह होलोग्राफिक टच स्क्रीन थी, कभी भी बिजनेस डेटा दिखाने के लिए रेडी। दाईं तरफ पूरा बार था जो एक ही मीटियोराइट क्रिस्टल से तराशा गया था। अंदर बिल्ट इन फ्रिज जिसमें अलग अलग स्टार सिस्टम्स की रेयर शराब भरी थी। बार के ऊपर डिस्प्ले कैबिनेट में करीब दर्जन भर महंगी रेड वाइन बोतलें स्लोली घूम रही थी। लाइट में वो गहरा लाल लिक्विड ऐसा लग रहा था जैसे जमी हुई ब्लड हो। यांग फान ने अपने स्मार्ट टर्मिनल में डेस्टिनेशन सेट किया
और फ्लाइंग डिवाइस अपने आप उड़ान पर निकल पड़ी। बॉस, ये कंपनी की तरफ से आपके लिए एक्सक्लूसिव फ्लाइंग डिवाइस है। यांग फान बोला, देख लीजिए, अगर पसंद न आए तो दूसरा मॉडल भी बदल सकते हैं। ये ठीक है। किन तियान ने सिर हिलाया और बोला, सच कहूं तो मैं खुद इसे ज्यादा यूज नहीं करता। तुम लोग बारी बारी से इस्तेमाल कर लेना। वॉइड पैसेज की एबिलिटी होने से पूरे प्लैनेट में कहीं भी पहुंचने में उसे सिर्फ 1 या 2 सेकंड लगते थे। फ्लाइंग डिवाइस चाहे जितनी भी लग्जरी हो, उसके लिए खास मायने नहीं रखती थी। बॉस, हम तीनों के पास भी प्राइवेट फ्लाइंग डिवाइस है। आपकी जितनी लग्जरी नहीं, लेकिन फिर भी हाई एंड है, फेंग मोचुआन मुस्कुराते हुए बोला। किन तियान ने खुद के लिए बर्फ वाली वाइन का एक ग्लास भरा, एक सिप लिया। टेस्ट सही लगा तो हल्का सा सिर हिलाया और पूछा, कंपनी कैसी चल रही है इन दिनों? सब ठीक ही होगा, है ना? ठीक क्या, सीधा कहें तो पैसा छाप रहे हैं। फेंग मोचुआन की आवाज तुरंत एक्साइटेड हो गई। यांग फान ने युआन शान ग्रुप के पुराने ज्यादातर बिजनेस संभाल लिए हैं। ऊपर से एल्फ स्टार की स्पिरिचुअल मेडिसिन और स्पिरिट फ्रूट्स का यूज करके कई बड़े क्लाइंट डेवलप कर लिए। सिर्फ 1 महीने में हमारा प्रॉफिट डबल हो गया है। और एल्फ स्टार से दूसरी खेप अब सिल्वर ग्रे स्टार पहुंचने वाली है। इस बार क्वांटिटी पिछली बार से 10 गुना है। प्री ऑर्डर कॉल से मेरा और यांग फान का कम्युनिकेटर फटने वाला है। लिंगफिंग कंपनी ने सिर्फ 1 महीने में जो कमाया, वो फेंग मोचुआन पूरी जिंदगी मर्सनरी बनकर भी नहीं कमा पाता। सिर्फ वो ही नहीं, उसके भाई भी अब अच्छे से जी रहे थे। पैसे की कमी नहीं, लाइफ स्टेबल। उन्होंने तुरंत अपनी फैमिली को भी पास बुला लिया। पैसा होने की वजह से उसने अपने भाइयों के लिए ढेर सारे कल्टीवेशन रिसोर्स खरीदे। सिर्फ 1 महीने में कई लोगों ने अपने पुराने लिमिट्स तोड़ दिए। पूरा हरिकेन मर्सनरी कॉर्प्स अब पहले से कई गुना मजबूत हो चुका था। अब उसे एक बात गहराई से समझ आ चुकी थी, कई बार मेहनत से ज्यादा जरूरी होता है सही चॉइस। अगर वो बॉस से नहीं मिला होता तो आज भी जान जोखिम में डालकर मिशन करता फिर रहा होता। कभी न कभी किसी अनजान जगह पर मर भी सकता था, लेकिन अब उसे नाइट डेमन ब्लड लाइन मिली थी। ताकत जबरदस्त बढ़ चुकी थी। पैसा, स्टेटस, सोशल रिसोर्स, सब में जबरदस्त जंप। उसके आसपास के भाई भी दिन पर दिन बेहतर होते जा रहे थे। ये सब कुछ बॉस की वजह से था। इसलिए सही इंसान को फॉलो करना सच में जिंदगी बदल देता है। इस बात को लीची और यांग फान भी दिल से महसूस कर रहे थे। अगर किन तियान नहीं होता तो लीची आज भी बिना पहचान का एक असैसिन होता, पूरी जिंदगी शैडो में छिपा हुआ। न फ्यूचर न इज्जत। आखिर में वेन फैमिली के साथ ही खत्म कर दिया जाता। एपिसोड 262, पावर सर्ज। अगर किन तियान नहीं होता तो यांग फान आज भी वही अनदेखा वाइस प्रेसिडेंट होता जो सालों तक बेंच पर बैठा रहता। उसकी सारी काबिलियत और प्राइड धीरे धीरे घिस जाती। किन तियान ही था जिसने उन्हें मौका दिया, प्लेटफॉर्म दिया और उनकी जिंदगी को पूरी तरह अलग रास्ते पर मोड़ दिया। दूसरी खेप बहुत जल्दी पहुंचने वाली है। किन तियान ने संतुष्टि से सिर हिलाया। इसमें कोई शक नहीं था कि एल्फ स्टार की चीजें बेचने में कभी दिक्कत नहीं आती। खबरों के मुताबिक एल्फ स्टार पर फ्री ट्रेड पोर्ट का कंस्ट्रक्शन ऑफिशियली शुरू हो चुका था और 6 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। यांग फान ने इस बारे में उससे कई आइडियाज शेयर किए थे। जैसे ही सारी सपोर्टिंग फैसिलिटीज तैयार होंगी, एल्फ स्टार जैसा खजाना सीधे रैपिड डेवलपमेंट के फेज में चला जाएगा। तब लिंगफिंग ग्रुप का ट्रेड वॉल्यूम एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ेगा। सिर्फ स्पिरिचुअल मेडिसिन और स्पिरिट फ्रूट्स बेचने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एल्फ रेस के साथ खास रिलेशनशिप का फायदा उठाकर टूरिज्म, होटल, कैटरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई सेक्टर्स में एंट्री करेगा। भविष्य में स्टार रियल्म का टॉप ग्रुप बनना बिल्कुल हाथ की दूरी पर होगा। कुछ देर बाद, आधे घंटे बाद फ्लाइंग डिवाइस होटल पहुंच गई। एज़्योर वुड स्टार पर जाइंट ट्री टाइप होटल्स मैनेज करने के बाद अब इस रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से बने लग्जरी होटल को देखकर किन तियान को थोड़ा अजीब सा लगा। अटेंडेंट की गाइडेंस में चारों एक प्राइवेट रूम में पहुंचे। बॉस, क्या ऑर्डर करेंगे? यांग फान ने मेन्यू किन तियान को दिया। उसने जल्दी से देखा और कुछ ऐसे डिशेस ऑर्डर किए जो उसने पहले कभी ट्राई नहीं किए थे। थोड़ी ही देर में खाना सर्व हो गया। खाते खाते बातचीत चलती रही। ज्यादातर फेंग मोचुआन, लीची और यांग फान हाल की वर्क सिचुएशन की रिपोर्ट किन तियान को दे रहे थे। यांग फान की लीडरशिप में लिंगफेंग कंपनी सिल्वर ग्रे स्टार की एक स्टार एंटरप्राइज बन चुकी थी। कम से कम मेडिसिनल हर्ब्स इंडस्ट्री में ऐसा कोई नहीं था जो इसे न जानता हो। कंपनी की ग्रोथ बहुत तेज थी। कर्मचारियों की संख्या 1000 से ऊपर पहुंच चुकी थी। अच्छी बात यह थी कि यांग फान ने पुराने युआन शान ग्रुप की बेसिक स्ट्रक्चर को बरकरार रखा। मिडिल मैनेजमेंट में ज्यादातर पुराने कर्मचारी थे, जिससे इतनी तेजी से बढ़ती कंपनी में भी कोई खास गड़बड़ी नहीं हुई। लिंगफेंग कंपनी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव होने के बावजूद फेंग मोचुआन को कंपनी मैनेजमेंट की ज्यादा समझ नहीं थी और न ही वो इसमें ज्यादा टाइम और एनर्जी लगाना चाहता था। वो अच्छी तरह जानता था कि ये दुनिया स्पिरिचुअलिस्ट्स की है। अगर ताकत नहीं होगी तो पैसा बचाना नामुमकिन है। कंपनी जितनी तेजी से बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा मुसीबतें आएंगी।
जलने वाले कॉम्पिटिटर्स, लूट की ताक में स्टार थीव्स और लोकल बदमाशों की दखलंदाजी। उस वक्त हरिकेन मर्सनरी कॉर्प्स को ही कंपनी की शील्ड बनना होगा। पिछले 1 महीने में उसने न सिर्फ ढेर सारे कल्टीवेशन रिसोर्स, मार्शल टेक्निक और कल्टीवेशन मैनुअल्स खरीदे, बल्कि मैन पावर बढ़ाने के लिए रिक्रूटमेंट भी शुरू कर दिया। उसका टारगेट था कुल मेंबर्स की संख्या 200 से ऊपर ले जाना, जहां हर मेंबर या तो स्पिरिचुअलिस्ट हो या सुपर पावर यूजर और सबकी कॉम्बैट पावर मजबूत हो। वहीं दूसरी तरफ ली छी भी पीछे रहने वाला नहीं था। उसने और उसके सबऑर्डिनेट्स ने अलग अलग प्लैनेट्स पर छिपे शैडो डिवीजन के सारे मेंबर्स को ढूंढ निकाला और उन्हें नाइट डेमन अपोस्टल्स में बदल दिया। अभी उसकी नई ऑर्गेनाइजेशन शैडो डिवीजन में कुल 52 मेंबर्स थे। संख्या भले कम लगे, लेकिन हर एक खून और मौत से भरे मुकाबलों से निकला हुआ एलीट था। इंटेलिजेंस, असैसिनेशन और स्टेल्थ में टॉप लेवल। सबसे कमजोर की स्ट्रेंथ भी टियर 3-8 स्टार थी और कुछ तो स्पिरिचुअल पावर में लीची से भी ऊपर निकल चुके थे। ब्रॉन्ज लेवल ब्लड लाइन वाले 52 नाइट डेमन अपोस्टल्स एक ऐसी खौफनाक ताकत थे जिनसे हरिकेन मर्सनरी कॉर्प्स भी टक्कर नहीं ले सकता था। हाल के दिनों में लिंगफिंग कंपनी को खुले और छिपे दोनों तरह के खतरे झेलने पड़े। कंपनी की रैपिड ग्रोथ से कई फोर्सेस जलने लगी थी, ऑफिशियल प्रेशर भी था और गंदे अंडरहैंड तरीके भी। खुले मामलों को यांग फान और फेंग मोचुआन संभालते थे, जबकि छिपे हुए दुश्मनों को लीची बेरहमी से कुचल देता था। उसके तरीकों ने सिल्वर ग्रे स्टार के अंडरग्राउंड फोर्सेस की रीढ़ में ठंडक भर दी थी। कुछ बातें फेंग मोचुआन और लीची ने यांग फान से नहीं छिपाई। पहली वजह ये थी कि लिंगफिंग कंपनी का जनरल मैनेजर होने के नाते यांग फान को हर खुले और छिपे संघर्ष की जानकारी होनी चाहिए। कौन दुश्मन है और हालात क्या है, ये जानना उसका हक था। दूसरी वजह ये थी कि फेंग मोचुआन और लीची की तरह यांग फान नाइट डेमन ब्लड लाइन से बंधा नहीं था। वो चाहे तो किसी भी रास्ते पर जा सकता था, इसलिए कभी कभी कुछ सख्त तरीकों से उसे याद दिलाना जरूरी था ताकि वो गलत दिशा में न जाए। डिनर के बाद यांग फान को कंपनी लौटना पड़ा। कुछ काम पेंडिंग थे। वहीं फेंग मोचुआन और लीची किन तियान के साथ रुक गए। इस बार मैं एज्योर वुड स्टार गया था और जीनियस बैटल का एग्जामिनर बना था। किन तियान हंसते हुए बोला, अगर तुम लोग खबरों पर नजर रख रहे थे तो समझ ही गए होंगे कि मैं कौन था। हा बॉस, पहले ही दिन समझ गया था कि ब्लैक क्रो आप ही हैं। फेंग मोचुआन जोर से हंसा। उन जीनियस लोगों को ऐसे घुमाने वाला आपके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। किन तियान मुस्कुराया और बोला, जीनियस बैटल में मुझे काफी एलिक्सर, स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट्स और कल्टीवेशन टेक्निक मिली हैं। अब मैंने तुम दोनों के लिए सिल्वर लेवल डार्क एलिमेंट कल्टीवेशन टेक्निक तैयार कर ली है। ये सुनते ही फेंग मोचुआन और लीची की आंखें चमक उठीं। खासकर फेंग मोचुआन, जिसके पास टियर 6 में ब्रेक थ्रू करने की पूरी नींव थी, लेकिन सिल्वर लेवल टेक्निक न होने की वजह से टियर 5-9 स्टार पर अटका हुआ था। सफेद रोशनी की एक चमक के साथ टेबल पर 3 इनहेरिटेंस जेड स्लिप्स आ गईं। डार्क एलिमेंट कल्टीवेशन टेक्निक और मार्शल टेक्निक, इन्फिनिट शैडो प्रिजन स्क्रिप्चर, डार्क मून 9 किल्स, नाइट घोस्ट 1000 इल्यूजन्स। किन तियान ने तीनों सीक्रेट मैनुअल्स की खासियत समझाई और फिर बोला, ये तीनों मैनुअल्स हमारी नाइट डेमन ब्लड लाइन के लिए एकदम फिट हैं। सीखने के बाद जल्दी से इन्हें मास्टर करना और आगे चलकर अगर तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स बड़ा कंट्रीब्यूशन दे तो ये मैनुअल्स उन्हें भी पास कर सकते हो। ये सुनकर दोनों बेहद एक्साइटेड हो गए। सिल्वर लेवल कल्टीवेशन टेक्निक, मार्शल टेक्निक, बॉडी टेक्निक, पूरा सेट सीधे हाथ में। दुनिया का बेस्ट बॉस, इनमें अपनी स्पिरिचुअल पावर डालो, मैनुअल सीधे दिमाग में उतर जाएंगे, किन तियान ने समझाया। हर जेड स्लिप में 3 डिवाइन थॉट्स थीं। स्पिरिचुअल पावर डालते ही वो अपने आप स्पिरिट में मर्ज हो जाती और मैनुअल का कंटेंट दिमाग में गहराई से बैठ जाता। तीनों डिवाइन थॉट्स खत्म होते ही जेड स्लिप बेकार हो जाती। भविष्य में अगर किसी को सिखाना हो तो फिर ओरल टीचिंग या दूसरे तरीकों का सहारा लेना पड़ेगा। किन तियान ने खुद हर जेड स्लिप की एक डिवाइन थॉट पहले ही यूज कर ली थी। बाकी बस इतनी छोड़ी थी कि फेंग मोचुआन और लीची सीख सकें। यस, दोनों ने अपनी स्पिरिचुअल पावर कंट्रोल की और बारी बारी से जेड स्लिप्स को छुआ। 10 मिनट बाद तीनों मैनुअल्स पूरी तरह मास्टर हो चुके थे। धन्यवाद बॉस, फेंग मोचुआन जोश में बोला। अब उसके पास टियर 6 में ब्रेक थ्रू का पूरा कॉन्फिडेंस था। वो लेवल जिसका उसने सालों से सपना देखा था अब बिल्कुल पास था। बॉस, मैं भी पूरी मेहनत करूंगा और जल्दी से टियर 6 में ब्रेक थ्रू करूंगा, लीची ने कहा। वो फेंग मोचुआन से बहुत पीछे नहीं रहना चाहता था। हाँ, ये एलिक्सिर भी ले लो। कहते हुए किन तियान ने कुछ बोतलें निकाली और दोनों को दे दी। कुछ कल्टीवेशन स्पीड बढ़ाने वाली थी, कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी मजबूत करने वाली और कुछ फिजिक को रीइंफोर्स करने वाली। ये सब जीनियस फैमिलीज की तरफ से थैंक यू गिफ्ट थे। इनकी संख्या काफी थी, इतनी कि वो खुद भी जल्दी यूज नहीं कर पाता। बेहतर था कि इसका एक हिस्सा इन दोनों नाइट डेमन्स को दे दिया जाए ताकि उनकी ताकत जल्दी बढ़े और आगे चलकर वे और भी बड़े काम संभाल सकें। किन तियान ने हर एलिक्सिर का नाम और असर समझाया। ये सुनते ही दोनों और भी ज्यादा खुश हो गए। उनकी आंखें तक नम हो गईं। बॉस उनका इतना ख्याल रखता था
और ये भी। किंतियान ने आगे एक लॉन्ग स्वॉर्ड और एक डैगर निकाला। दोनों स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट लेवल के थे, जीनियस बैटल से मिले हुए, और दोनों के हथियारों से परफेक्टली मैच करते थे। अभी और भी है? दोनों एक दूसरे को देखने लगे, बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे। ये 2 स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट लेवल वेपन्स अब तुम्हें सौंप रहा हूँ। किंतियान ने हथियार उनकी तरफ सरका दिए। हथियार हाथ में लेते ही अंदर से निकलती जबरदस्त पावर को महसूस कर फेंग मोचुआन और ली छी का सीना जोश से भर गया। बॉस ने उन पर इतना भरोसा दिखाया था, अब उन्हें 10 गुना मेहनत करनी थी ताकि बॉस के इस भरोसे और परवरिश का पूरा जवाब दे सकें। एपिसोड 263, फेंग मोचुआन 6th टियर। 3 दिन बाद कल्टीवेशन रूम के अंदर फेंग मोचुआन स्पिरिट गैदरिंग एरे के बीच में पालथी मारकर बैठा था। उसके आसपास किंतियान, लीची और हरिकेन मर्सनरी कॉर्प्स के कई कैडर्स पहरा दे रहे थे। बॉस, मैं रेडी हूँ, फेंग मोचुआन ने किंतियान की तरफ देखते हुए कहा। 3 दिन में वो नई कल्टीवेशन टेक्निक इन्फिनिट शैडो प्रिजन स्क्रिप्चर पूरी तरह मास्टर कर चुका था। अब टियर 6 में ब्रेक थ्रू का टाइम आ चुका था। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। किंतियान ने ऑल थिंग्स एसेंस एनहांसिंग पिल फेंग मोचुआन को दी। इस एलिक्सिर से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बूस्ट होगी और ब्रेक थ्रू ज्यादा स्मूथ रहेगा। फेंग मोचुआन ने गहरी सांस ली और एलिक्सिर निगल ली। एलिक्सिर पेट में जाते ही उसका पूरा शरीर जोर से कांप उठा। उसके अंदर सोई हुई डार्क स्पिरिचुअल एनर्जी ऐसे फट पड़ी जैसे बारूद में आग लग गई हो। भयानक स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी मेरिडियंस में पागलों की तरह दौड़ने लगी। फेंग मोचुआन की हर मसल टाइट हो गई, माथे की नसें उभर आईं। उसे साफ महसूस हो रहा था कि अंदर की एनर्जी तेजी से ऊपर चढ़ रही है और टियर 6 की उस अनदेखी दीवार से बार बार टकरा रही है। हर टक्कर पर कल्टीवेशन रूम हल्का सा काम जाता। धड़ाम! पहली पूरी ताकत वाली टक्कर के बाद भी बैरियर नहीं टूटा। फेंग मोचुआन के होंठ के कोने से खून की एक धार निकली, लेकिन उसकी आंखों में जंग की आग और भड़क उठी। उसने इन्फिनिट शैडो प्रिजन स्क्रिप्चर को फुल पावर पर चलाया और सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक तेज घूमते हुए ड्रिल की तरह कंप्रेस कर दिया। टियर 5 से टियर 6 का कदम स्पिरिचुअल एबिलिटी में क्वालिटेटिव जंप होता है। ये मिड लेवल से हाई एंड कॉम्बैट पावर में एंट्री का पहला स्टेप है। कहीं भी हो, टियर 6 स्पिरिचुअलिस्ट को मास्टर ही माना जाता है, लेकिन ये स्टेप लेना आसान नहीं होता। फिर से और फिर से और फिर से, मेरे लिए टूट जा। गुस्से की दहाड़ के साथ कंप्रेस की हुई डार्क स्पिरिचुअल एनर्जी ने बोतलनेक पर बेरहमी से वार किया। सबने साफ सुना एक तीखी कड़क की आवाज। टियर 6 बैरियर पर एक छोटी सी दरार पड़ गई। यही मौका था। फेंग मोचुआन ने एक पल भी नहीं गवाया। टूटी हुई बांध की तरह स्पिरिचुअल एनर्जी उस दरार से अंदर घुस पड़ी। दरार फैलती गई और आखिरकार कड़क, धमाका, शीशा टूटने जैसी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। फेंग मोचुआन की स्पिरिचुअल एनर्जी ने जंजीरें तोड़ दी। क्वालिटेटिव जंप पूरा हो चुका था। डार्क एनर्जी घूमते हुए एक वॉर्टेक्स में बदल गई और कल्टीवेशन रूम की सारी स्पिरिचुअल पावर खींचने लगी। मॉनिटर के वैल्यूज पागलों की तरह बढ़ने लगे। स्पिरिचुअल एनर्जी की इंटेंसिटी ब्रेक थ्रू से पहले के मुकाबले 10 गुना से भी ज्यादा पहुंच गई। उसी वक्त उसके अंदर की नाइट डेमन ब्लड लाइन पूरी तरह एक्टिव हो गई। उसकी स्किन पर गहरे बैंगनी डेमन पैटर्न उभर आए। पीठ से कपड़े फटने की आवाज आई और 3 मीटर से ज्यादा लंबे जेट ब्लैक बैट विंग्स बाहर निकल आए। उंगलियों के नाखून तेज काले क्लॉज में बदल गए। उसकी पुपिल्स खून जैसे लाल वर्टिकल हो गए। उसके शरीर से दबाने वाली भयानक आभा फैलने लगी। काफी देर बाद, ये है टियर 6 की ताकत। फेंग मोचुआन धीरे से खड़ा हुआ। उसकी आवाज भारी और रुखी हो चुकी थी। उसने यूं ही हाथ हिलाया, स्याही जैसे 5 एनर्जी ब्लेड सीटी बजाते हुए निकले और कल्टीवेशन रूम की स्पेशल दीवारों पर गहरे निशान छोड़ गए। उसका पहले से मजबूत शरीर और भी ऊंचा और सख्त लगने लगा। मसल लाइंस ऐसे उभरी थीं जैसे फाइन आयरन से ढली हों। हर जगह एक्सप्लोसिव पावर भरी हुई। किंतियान ने ये देखकर संतुष्टि से सिर हिलाया। टियर 6 सिल्वर लेवल ब्लड लाइन वाला नाइट डेमन अपोस्टल, ऊपर से सिल्वर लेवल स्वॉर्ड टेक्निक और बॉडी टेक्निक। सिल्वर ग्रे स्टार पर ये बिना शक टॉप लेवल कॉम्बैट पावर थी। लिंगफिंग कंपनी की सेफ्टी के लिए पूरी तरह काफी। कैसा लग रहा है? किंतियान ने पूछा। फेंग मोचुआन हंसा। उसके तेज सफेद फिंग्स दिखे। अभी वाला मैं अपने पुराने 10 खुद को खाली हाथ फाड़ सकता हूँ। डिप्टी कमांडर शूजे सबसे पहले आगे आया। आमतौर पर शांत रहने वाला ये मिडिल एज आदमी इस वक्त एक्साइटमेंट से लाल हो चुका था। उसकी आवाज कांप रही थी। बॉस, आप सच में ब्रेक थ्रू कर गए। वो फेंग मोचुआन के खौफनाक बैटविंग्स को घूर रहा था। आंखों में जोश भरा हुआ था। टियर 6, हमारी हरिकेन मर्सनरी कॉर्प्स के पास आखिरकार टियर 6 पावर हाउस आ गया। हा, बॉस, कमाल। फर्स्ट स्क्वाड के कैप्टन वांग टीए जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज से पूरा कल्टीवेशन रूम गूंज उठा। सेकंड स्क्वाड की कैप्टन लिनिंग थोड़ी कंट्रोल में थी, लेकिन उसके कांपते हाथ अंदर की खुशी छुपा नहीं पा रहे थे। मर्सनरी वर्ल्ड में
टियर 6 पावर हाउस की पोजीशन बहुत खास होती है। अगर किसी मर्सनरी ग्रुप के पास टियर 6 पावर हाउस नहीं होता तो चाहे वे कितने भी मुश्किल मिशन पूरे कर लें, कितने भी मर्सनरी पॉइंट्स जमा कर लें, उनका स्टेटस कभी भी बी क्लास से ऊपर नहीं जाता। सिर्फ बी क्लास में कदम रखते ही कोई मर्सनरी ग्रुप असली मायनों में मर्सनरी वर्ल्ड की अपर लेयर में एंट्री करता है। ये मर्सनरी गिल्ड का आयरन रूल है, क्योंकि टियर 6 पावर हाउस सिर्फ पर्सनल ताकत नहीं बल्कि हाई रिस्क मिशंस उठाने की टीम की क्षमता को भी दिखाता है। फेंग मोचुआन का ब्रेक थ्रू मतलब हरिकेन मर्सनरी कॉर्प्स को आखिरकार बी क्लास अपग्रेड की क्वालिफिकेशन मिल गई। बल्कि ये कहना ज्यादा सही होगा कि वे बहुत जल्द बी क्लास मर्सनरी कॉर्प्स बनने वाले हैं। कई साल पहले ही हरिकेन मर्सनरी कॉर्प्स के पॉइंट्स बी क्लास की लिमिट तक पहुंच चुके थे। बस एक टियर 6 पावर हाउस की कमी थी। अब बॉस के ब्रेक थ्रू के साथ उन्हें बस मर्सनरी ब्रांच जाकर सर्टिफिकेशन कराना है। हरिकेन मर्सनरी कॉर्प्स अपने आप बी क्लास में चढ़ जाएगी। अब से वे मर्सनरी गिल्ड ब्रांच पर गर्व से अपना ग्रुप फ्लैग लगा सकते हैं। इंटरस्टेलर पोर्ट्स की सड़कों पर चलते वक्त बी क्लास मर्सनरी कॉर्प्स का ब्लू गोल्ड बैज ही काफी होता है। कई फोर्सेज अपने आप रास्ता खाली कर देती हैं। एपिसोड 264 फेंग मोचुआन 6th रैंक। हरिकेन मर्सनरी कॉर्प्स के ग्रुप चैट में वांग टिए ने जोर से मैसेज डाला, भाइयों बॉस ने टियर 6 में ब्रेक थ्रू कर लिया है। मैसेज जाते ही पहले से वेट कर रहे मर्सनरीज एक्साइटमेंट से फट पड़े। बॉस ने ब्रेक थ्रू कर लिया, हा कमाल, बॉस जबरदस्त है। टियर 6 पावर हाउस, अब हमारी कॉर्प्स के पास भी टियर 6 पावर हाउस है, तो क्या अब हम बी क्लास मर्सनरी कॉर्प्स बन जाएंगे? हा अब से जब मर्सनरी डिस्ट्रीब्यूशन में मिशन जमा करेंगे देखते हैं कौन हमें नीची नजर से देखता है। अपने आसपास फैली इस जंगली खुशी और जोश को महसूस करते हुए फेंग मोचुआन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन साथ ही उसे साफ पता था कि ये सब किसकी वजह से मिला था। फेंग मोचुआन ने अपनी नाइट डेमन विंग्स समेट ली। डार्क स्पिरिचुअल एनर्जी वापस उसके शरीर में लौट गई। वो आगे बढ़ा और किन तियान के सामने गहराई से झुक गया। बॉस धन्यवाद। अगर बॉस नहीं होता तो ना टियर 6 फेंग मोचुआन होता और न ही हरिकेन मर्सनरी कॉर्प्स की आज की ये शान। बाकी सबने ये देखा और तुरंत फेंग मोचुआन की तरह गहराई से झुक गए। सबने एक साथ आवाज लगाई, धन्यवाद बॉस। सीधे खड़े होने के बाद सबकी नजरें किन तियान पर टिक गईं। आंखों में इतनी गहरी वफादारी थी जैसे हाथ बढ़ाओ तो छू ली जाए। किन तियान ने सामने झुके लोगों को देखा। उसके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान उभरी। उसने हाथ बढ़ाकर फेंग मोचुआन के कंधे पर थपथपाया। न ज्यादा जोर न हल्का, लेकिन फिर भी नया टियर 6 पावर हाउस हल्का सा कांप गया। ओल्ड मो, बधाई हो। मुझे भरोसा है ये तो बस शुरुआत है। आगे हरिकेन मर्सनरी कॉर्प्स का फ्यूचर और भी चमकदार होगा। ये सुनकर फेंग मोचुआन ने जोर से सिर हिलाया। मुझे भी यही पूरा भरोसा है। किन तियान मुस्कुराया और बोला, ठीक है, ये हरिकेन मर्सनरी कॉर्प्स का टाइम है। मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अगले कुछ दिन आराम से सेलिब्रेट करो। सारा खर्च कंपनी उठाएगी। ये सुनते ही वहां मौजूद कई कैप्टन्स की आंखें चमक उठी। धन्यवाद बॉस। किन तियान ने हल्का सा सिर हिलाया और लीची के साथ कल्टीवेशन रूम से बाहर निकल गया। दोनों के जाने के बाद वांग टिए, लिन यिंग और बाकी लोग फेंग मोचुआन के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। बात करते करते सब और भी ज्यादा एक्साइटेड होते जा रहे थे। इसी वक्त वाइस लीडर शू जे ने अचानक कहा, बॉस मैंने पहले वाली बात पर अच्छे से सोच लिया है। ये सुनते ही वहां मौजूद सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। माहौल थोड़ा सा भारी हो गया। सबको पता था कि शू जे किस बात की बात कर रहा है। क्या सच में सोच लिया है? फेंग मोचुआन ने उसे देखते हुए पूछा। हाँ, मैंने सोच लिया है। शू जे ने गंभीरता से सिर हिलाया। एक स्पिरिचुअलिस्ट होकर कौन नहीं चाहता कि और ऊपर खड़ा हो और दूर तक देखे। आगे चलकर जब बॉस टियर 7 या शायद टियर 8 में ब्रेक थ्रू करेंगे, तब मैं नहीं चाहता कि मैं अभी भी एक मामूली टियर 4 बनकर पूरी मर्सनरी कॉर्प्स को पीछे खींचूं। इसलिए मैं आपका नाइट डेमन अपोस्टल बनना चाहता हूं। शू जे की बात सुनकर इस पल फेंग मोचुआन के दिल की फीलिंग बयान करना मुश्किल था। नए मेंबर्स को छोड़ दें तो हरिकेन मर्सनरी कॉर्प्स के पुराने मेंबर्स नाइट डेमन की ताकतों के बारे में सब जानते थे। ये कहना झूठ होगा कि उन्हें लालच नहीं था, लेकिन साथ ही वे नाइट डेमन अपोस्टल बनने की कीमत भी जानते थे। ब्लड लाइन और सोल दोनों पर हाई लेवल नाइट डेमन का कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद आजादी नाम की चीज खत्म हो जाती है। अभी वे सब भाई और साथी थे जिन्होंने जान की बाजी लगाकर साथ चलना सीखा था। हर किसी को अपनी जिंदगी का रास्ता चुनने का हक था। लेकिन एक बार नाइट डेमन अपोस्टल बन गए तो चाहे कितनी ही कीमती ब्लड लाइन मिले और कल्टीवेशन की रुकावटें कितनी ही आसानी से टूट जाएं, जिंदगी अब पूरी तरह अपनी नहीं रहती। बॉस, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। शू जे हल्का सा मुस्कुराया। मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये कोई प्रॉब्लम है। मुझे भरोसा है कि अगर मैं आपका नाइट डेमन अपोस्टल भी बन गया तो आप मुझे किसी गुलाम की तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना? बिल्कुल नहीं, फेंग मोचुआन ने गंभीर आवाज में कहा। तुम मेरे वाइस लीडर हो, हमेशा के लिए भाई।
तो फिर बढ़िया है, शुजे खुलकर हंसा। रिश्ता वही रहेगा और नाइट डेमन ब्लड लाइन फ्री में मिल जाएगी। इससे बड़ा फायदा और क्या। आइए बॉस, अभी अभी आपने टियर 6 में ब्रेक थ्रू किया है, शायद मेरी नाइट डेमन ब्लड लाइन और भी स्ट्रांग निकले। फेंग मोचुआन ने शुजे की आंखों में झलकती पक्की जिद और आग को देखा और जोर से सिर हिलाया। ठीक है। सबकी नजरों के सामने फेंग मोचुआन आगे बढ़ा। उसने शुजे की बाह पकड़ी, अपने नुकीले फेंग्स दिखाए और उसके ऊपरी बाजू में दांत गड़ा दिए। जैसे ही फेंग मोचुआन के फेंग्स शुजे की बाह में धंसे, गहरी डार्क एनर्जी लहर की तरह उसकी नसों में दौड़ गई। शुजे का शरीर जोर से कांप उठा, उसकी आंखें फैल गईं। एहसास ऐसा था जैसे उबलता लावा नसों में बह रहा हो। उसके शरीर का हर हिस्सा टूट रहा था और फिर से बन रहा था। आह! शुजे एक घुटने पर गिर पड़ा। गले के अंदर से दर्द भरी चीख निकल पड़ी। उसकी स्किन धीरे धीरे अजीब से डार्क पर्पल रंग में बदलने लगी। अनगिनत काले पैटर्न जिंदा चीजों की तरह पूरे शरीर पर फैलने लगे। सबसे चौंकाने वाला बदलाव उसकी पीठ पर हुआ। 2 उग्र उभार उसकी कॉम्बैट यूनिफॉर्म को चीरते हुए बाहर निकले। चीरने की आवाज के साथ जेट ब्लैक बैट विंग्स की एक जोड़ी फटकर बाहर आ गई। विंग स्पैन 2 मीटर से भी ज्यादा था। डार्क एनर्जी शुजे के अंदर फट पड़ी। उसकी पुरानी फ्लेम स्पिरिचुअल एनर्जी निगल ली गई और पूरी तरह प्योर डार्क स्पिरिचुअल एनर्जी में बदल गई। फेंग मोचुआन ने अपने फेंग्स हटा लिए। उसने शुजे की स्पिरिचुअल एनर्जी में हो रहे बदलाव को महसूस किया और तुरंत एक ऐसा एलिक्सिर उसके मुंह में डाल दिया जो स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ाता है। एलिक्सिर अंदर जाते ही पिघल गया। वो एक मुलायम लेकिन जबरदस्त एनर्जी फ्लो में बदल गया जो शुजे के अंदर उफनती डार्क स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ परफेक्टली मर्ज हो गया। ये एनर्जी एक कैटलिस्ट की तरह बनी और उसकी लंबे वक्त से दबी हुई पोटेंशियल को तुरंत जला दिया। धमाका! शुजे के शरीर से चौंकाने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी की लहर फूट पड़ी। कल्टीवेशन रूम की हवा तक थमसी गई। उसकी बैट विंग्स जोर से फड़फड़ाईं। विंग स्पैन 2 मीटर से बढ़कर लगभग 3 मीटर तक पहुंच गया। विंग मेम्ब्रेन पर खून जैसे लाल पैटर्न जलती हुई डेमोनिक रोशनी में चमक उठे। शुजे धीरे धीरे खड़ा हुआ। अब वो पूरी तरह बदल चुका था। उसका शरीर जैसे कास्ट आयरन का बना हो, हर जगह एक्सप्लोसिव पावर। उसने उंगलियां हिलाईं। तेज क्लॉज हवा को चीरते चले गए और पीछे पिच ब्लैक एनर्जी की 5 धारियां छोड़ गए। ये टियर 5 की ताकत है। शुजे की आवाज भारी और खुरदरी हो गई थी। उसमें डबल गूंज सी थी। उसके दिमाग में एक ख्याल आया। काले पंखों की हल्की सी फड़फड़ाहट के साथ उसका शरीर हवा में तैरने लगा, किसी भी पक्षी से ज्यादा नेचुरल और फुर्तीला। टियर 5। आखिरकार मैं टियर 5 में पहुंच गया। शुजे खुशी से भर गया। सालों से वो टियर 4 पीक पर अटका हुआ था। दूसरे नॉर्मल स्पिरिचुअलिस्ट की तरह उसके लिए ब्रेक थ्रू की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब न सिर्फ उसे अनमोल नाइट डेमन ब्लड लाइन मिली थी, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी टूटकर आगे बढ़ गई थी। इससे उसका फैसला और पक्का हो गया। फड़ शुजे जमीन पर उतर आया। कैसा लग रहा है? फेंग मोचुआन ने पूछा। शुजे मुस्कुराया। पहले से भी बेहतर, मेरी सोच से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग। उसी पल उसके दिमाग में एक ख्याल कौंधा। अगर वो एक लेवल 2 नाइट डेमन इतनी भयानक ताकत रखता है तो फेंग मोचुआन और लीची जैसे लेवल 1 नाइट डेमन कितने डरावने होंगे। और सबसे खतरनाक बात, सभी नाइट डेमन्स के सबसे ऊपर उनका बॉस किंतियान। उसके पास आखिर कैसी अकल्पनीय ताकत होगी। बधाई हो ब्रदर जे। वाह, ये तो बहुत कूल लग रहा है। कई कैप्टन्स तेजी से आगे आए। उनकी आंखों में एक्साइटमेंट, रोमांच और खुला हुआ जोश भरा था। शुजे की सक्सेस ने उनके दिलों में जमी झिझक और डर तोड़ दिया था। बॉस, मैं भी नाइट डेमन अपोस्टल बनना चाहता हूँ। मैं भी। सारे कैप्टन्स ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी। वे सालों से फेंग मोचुआन के साथ थे, अनगिनत चीजें साथ झेली थीं और उसे अच्छी तरह जानते थे। नाइट डेमन अपोस्टल बनने के बाद भी बॉस उन्हें अलग नजर से नहीं देखेगा। सब भाई ही रहेंगे। ऊपर से इतनी कीमती ब्लड लाइन मिलेगी, ताकत जबरदस्त बढ़ेगी और स्पिरिचुअलिस्ट के तौर पर रास्ता और चौड़ा हो जाएगा। इसमें नापसंद करने जैसा क्या है? क्या तुम सबने अच्छे से सोच लिया है? फेंग मोचुआन ने सबकी तरफ नजर डाली। हाँ, सोच लिया है बॉस, मैंने भी फैसला कर लिया है। कोई पछतावा नहीं। मैं भी। भाइयों की पक्की सोच देखकर फेंग मोचुआन ने जोर से सिर हिलाया। ठीक है, फिर एक एक करके शुरू करते हैं। सच कहें तो जब उसे पता चला था कि लीची की शैडो डिवीजन में 52 नाइट डेमन अपोस्टल्स हैं तो उसे अंदर से प्रेशर महसूस हुआ था। उसके और लीची के बीच एक हल्की सी कंपटीशन भी थी। लेकिन लीची जहां नाइट डेमन्स को मनचाहे बदल सकता था, वहीं उसके आसपास के लोग उसके अपने भाई थे। उसके दिल में बहुत सी झिझकें थीं। अब जब भाई अपनी पूरी जिंदगी उसे सौंपने को तैयार थे, तो वो उनके भरोसे के साथ कभी गद्दारी नहीं करेगा। नाइट डेमन ब्लड लाइन के साथ हरिकेन मर्सनरी कॉर्प्स अब सिर्फ आगे ही बढ़ेगी। एपिसोड 265 गिफ्टेड बूट्स टियर 4 7 स्टार। ओह,
हरिकेन मर्सनरी कॉर्प्स के कई कैप्टन्स ने खुद से नाइट डेमन अपोस्टल बनने की इच्छा जताई और अब सब पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। किन तियान की आंखें चमक उठीं और उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। नाइट डेमन अपोस्टल्स की संख्या बढ़ना उसकी फोर्स के तेजी से ग्रो करने का साफ संकेत था। जहां तक फेंग मोचुआन और उन मेंबर्स के बीच आगे के रिश्तों की बात है, उसे पूरा भरोसा था कि फेंग मोचुआन इसे अच्छे से संभाल लेगा खुद से। ली छी की नजर हल्की सी चमकी। लगता है फेंग मोचुआन का टीयर 6 में ब्रेक थ्रू इन सब पर जबरदस्त असर डाल गया था। ली छी, तुम टीयर 5 में कब तक ब्रेक थ्रू कर लोगे? किन तियान ने पूछा। जब किन तियान पहली बार ली छी से मिला था तब वो सिर्फ टीयर 39 स्टार का एक छोटा सा असैसिन था। नाइट डेमन ब्लड लाइन मिलने के बाद ली छी ने टीयर 4 में ब्रेक थ्रू कर लिया था। उसके बाद उसने ब्लड पूल से भारी मात्रा में खून अब्सॉर्ब किया और नाइट डेमन किंग ब्लड लाइन के जागने के साथ ही उसकी ब्लड लाइन लेवल ब्रॉन्ज से सिल्वर में पहुंच गई। बेहतर टैलेंट और ढेर सारे कल्टीवेशन रिसोर्सेज के साथ लीची की ग्रोथ बेहद तेज थी और वो टीयर 5 के और करीब पहुंच चुका था। आधे साल के अंदर मुझे पूरा भरोसा है कि मैं टीयर 5 में ब्रेक थ्रू कर लूंगा, लीची ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। अच्छा, तो मैं तुम्हारी गुड न्यूज का इंतजार करूंगा। किन तियान हल्का सा मुस्कुराया। फेंग मोचुआन के मुकाबले असैसिन बैकग्राउंड वाला लीची नाइट डेमन ब्लड लाइन के लिए ज्यादा सुटेबल था और उससे भी ज्यादा किन तियान की उम्मीदें लीची से कहीं ऊंची थीं। भविष्य में लीची और उसकी शैडो डिवीजन उसके सबसे जरूरी हथियारों में से एक बनने वाले थे। ये सोचते हुए किन तियान ने थोड़ा सोचा और स्पिरिट स्पेस से एक चीज निकाली। ये लो, तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट। किन तियान ने विंड वॉकर बूट्स लीची की तरफ बढ़ाए। विंड वॉकर बूट्स, ये वो स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट है जो मुझे जीनियस बैटल में मिला था। किन तियान ने विंड वॉकर बूट्स की एबिलिटीज समझाई और उसे कंट्रोल करने के कुछ ट्रिक्स भी बताए। व्हाइट डोमिनेटर जागने के बाद वो खुद व्हाइट वॉकिंग कर सकता था, बिल्कुल फ्लैश जैसा, इसलिए स्पीड बढ़ाने वाले आर्टिफैक्ट्स अब उसके लिए ज्यादा काम के नहीं थे। लेकिन यही बूट्स अगर लीची के पास जाएं तो उनकी असली वैल्यू सामने आएगी। एक एजाइल टाइप असैसिन के हाथ में उसकी एक्सप्लोसिव पावर और भी डरावनी हो जाएगी। इसके अलावा पहले नाइट डेमन अपोस्टल के तौर पर लीची उसके साथ इविल गॉड सैक्रिफाइस और एल्फ स्टार तक गया था। किन तियान चाहता था कि लीची जल्द से जल्द फेंग मोचुआन की स्पीड पकड़ ले, इसीलिए वो लीची पर ज्यादा रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने को तैयार था। लीची ने विंडवॉकर बूट्स थाम लिए। जैसे ही उसकी उंगलियां बूट्स की ठंडी सतह से टकराईं, उसके दिल में एक अनजानी गर्माहट दौड़ गई। उसने सिर झुकाकर उस स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट को देखा। जेट ब्लैक बूट्स पर हल्के नीले रंग के विंड पैटर्न चमक रहे थे और उनसे हल्की लेकिन पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी। मास्टर, उसने बोलना चाहा, लेकिन खुद को हैरान पाया। उसकी हमेशा शांत रहने वाली आवाज हल्की सी कांप रही थी। नाइट डेमन ब्लड लाइन, ब्लड पूल की ताकत, टॉप ग्रेड टेक्निक, रेयर मार्शल टेक्निक, टॉप ग्रेड एलिक्सर, कीमती स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट, बेहिसाब दौलत। मास्टर से उसे इतना कुछ मिला था और बदले में उसने जो किया था वो सिर्फ एक अपोस्टल की ड्यूटी थी जो इन सब गिफ्ट्स के सामने कुछ भी नहीं थी। बचपन से ही अंधेरे में पला एक किलर होने के नाते वो हमेशा खुद को एक टूल की तरह इस्तेमाल होते देखने का आदी था। पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में हर मिशन बस एक ठंडा ऑर्डर होता था और हर जख्म उसे अकेले ही सहना पड़ता था। लेकिन जब कोई बिना कीमत की परवाह किए सच्चे दिल से उसे तराशे तो यही गर्माहट उसे अजीब सी लगने लगती है। ठीक है, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं। किन तियान ने उसके कंधे पर थपकी दी और हंसते हुए कहा, तुम्हें तैयार करना भी इसलिए है ताकि आगे चलकर तुम और मेहनत करो, शैडो डिवीजन को अच्छे से डेवलप करना। आगे मुझे तुम्हारी ताकत चाहिए होगी। मैं लीची एक घुटने पर बैठ गया। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन बेहद मजबूत। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा ताकि आपके हाथ की सबसे तेज ब्लेड बन सकूं। उसके सादे से शब्दों में किसी भी कसम से भारी वादा छुपा था। इस पहचान की कृपा को चुकाने के लिए उसकी पूरी जिंदगी भी कम थी। मुझे तुम पर भरोसा है। किन तियान ने लीची को उठाया और कहा, ठीक है, अब किसी खुले जगह पर जाकर विंडवॉकर बूट्स की प्रैक्टिस करो। इन्हें पूरी तरह मास्टर करना आसान नहीं होगा। जी। लीची के जाने के बाद किन तियान अचानक फ्री हो गया। उसे एहसास हुआ कि फिलहाल उसके पास करने को कुछ खास था ही नहीं। कंपनी यांग फान संभाल रहा था और बिजनेस के मामले में वो खुद अभी नया था, कोई ढंग की सलाह देने लायक नहीं। मर्सनरी कॉर्प्स फेंग मोचुआन के पास था, शैडो डिवीजन लीची के पास। दोनों अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट थे। तो फिर उसका रोल क्या था? ओह हाँ, मैं अभी भी एक स्टूडेंट हूँ। किन तियान को अचानक याद आया। वो अभी भी ईगल मिलिट्री एकेडमी का स्टूडेंट था, बस फ्रेशमैन से सोफोमोर में आया था। जीनियस बैटल शुरू होने से पहले ही समर ब्रेक खत्म हो चुका था और सारे स्टूडेंट्स वापस क्लास में आ चुके थे। वो ज्यादातर टाइम गायब ही रहा, फिर भी स्कूल ने कभी उससे कांटेक्ट नहीं किया, जैसे उसे भूल ही गए हों। सच कहें तो अब उसकी कॉम्बैट पावर स्कूल के सारे टीचर्स से भी ऊपर थी। ऐसे में क्लास अटेंड करना बेकार सा लगने लगा था। फिर भी स्कूल में कुछ जगहें अब भी बेहद कीमती थीं।
जैसे लाइब्रेरी। नॉलेज की ताकत कभी आउटडेटेड नहीं होती। इस दुनिया में आए हुए अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था और अभी भी बहुत सी नॉलेज गैप्स थी जिन्हें भरना जरूरी था। खासकर ईगल अकादमी की लाइब्रेरी में सील की गई पुरानी किताबें, प्राचीन खंडहरों और स्टार सी की अजीब चीजों से जुड़े रिकॉर्ड्स जो बाहर कितनी भी कीमत देने पर नहीं मिलते। और फिर थी स्टार एलिमेंट टावर, हाई स्पिरिचुअल ची डेंसिटी वाली कल्टीवेशन जगह। हाथ में मौजूद एलिक्सर्स के साथ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि वो टियर 4-7 स्टार में ब्रेक थ्रू कर ले, लेकिन उसकी एकेडमिक क्रेडिट्स खत्म हो चुके थे। स्टार एलिमेंट टावर के ऊंचे लेवल्स में जाने के लिए उसे कोई और तरीका ढूंढना था। अगले दिन किंतियान कैंपस वापस लौटा। एक बड़े नाम की वापसी ने पूरे स्कूल में हलचल मचा दी। स्पेशल वॉरफेयर स्क्वाड के स्टूडेंट्स बेहद खुश थे और लगातार उससे उसके अनुभवों के बारे में पूछ रहे थे। किंतियान ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। उसकी बातें इन स्टूडेंट्स के लिए ठीक नहीं थीं। कुछ देर बाद उसने स्कूल लीडरशिप के साथ एक डील की। एक सिल्वर लेवल मार्शल टेक्निक गेल 18 हैमर्स के बदले उसे स्टार एलिमेंट टावर के 10वें लेवल में 3 महीने की एक्सेस मिल गई। स्कूल लीडर्स ने खुशी खुशी इसे मंजूर कर लिया। स्कूल के नजरिए से आर्मरी में एक सिल्वर लेवल मार्शल टेक्निक जुड़ना टेक्निक रिजर्व को एक नए लेवल पर ले जाता था। इस तरह किंतियान की लाइफ फिर से शांत लेकिन फुलफिलिंग हो गई। सुबह लाइब्रेरी, दोपहर में स्टार एलिमेंट टावर में कल्टीवेशन और रात को कभी क्लासमेट्स के साथ तो कभी फेंग मोचुआन और लीची के साथ डिनर। इससे पहले वो लगातार भागदौड़ में रहा था। ताकत तो बढ़ती रही लेकिन दिमागी थकान जमा हो गई थी। अब ये शांत दिन जैसे सूखे में बारिश बनकर आए। आधे महीने बाद किंतियान ने महसूस किया कि लगातार लड़ाइयों से उसकी भौहों के बीच जमी सख्ती धीरे धीरे गायब हो रही है। इस रेस्ट के दौरान उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी और भी सॉलिड और बैलेंस्ड हो गई और वो सफलतापूर्वक टियर 4-7 स्टार में ब्रेक थ्रू कर गया। तो सही टाइम पर रिलैक्स करना भी एक तरह की कल्टीवेशन ही है। एक शाम किंतियान स्टार एलिमेंट टावर की ऊपरी रेलिंग से टिककर डूबते सूरज को देखते हुए खुद से बुदबुदाया, भ्रर। उसी पल उसकी स्मार्ट रिस्ट वॉच वाइब्रेट करने लगी। किंतियान ने हाथ उठाकर देखा। उसकी आंखों में हल्की सी चमक बदल गई। उसे एहसास हो गया था शायद फिर से निकलने का टाइम आ गया है। हेलो डायरेक्टर यान, एपिसोड 266, नया मिशन मैग्नेटिक वॉर्टेक्स स्टार। किंतियान, तुम अभी कहाँ हो? वीडियो में यान छिंग का चेहरा दिखा। एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस था। किंतियान ने गंभीर आवाज में जवाब दिया, डायरेक्टर, मैं अभी सिल्वर ग्रे स्टार पर हूँ। किसी भी वक्त ऑर्डर के लिए रेडी हूँ। अच्छा, तो जितनी जल्दी हो सके मैग्नेटिक वॉर्टेक्स स्टार की तरफ निकलो। समझ गया। कॉल के दौरान यान छिंग ने ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं बताया और सीधे ऑर्डर दे दिया। कॉल खत्म होते ही किंतियान ने लीची, फेंग मोचुआन और बाकी लोगों को एक छोटा सा मैसेज भेजा और तुरंत मैग्नेटिक वॉर्टेक्स स्टार का टिकट बुक करने लगा। लेकिन बुकिंग करते वक्त उसे पता चला कि मैग्नेटिक वॉर्टेक्स स्टार की लोकेशन काफी खास है। वो कैओटिक स्टार जोन के अंदर स्थित था। पूरे ग्रह के बाहर का मैग्नेटिक फील्ड बेहद अराजक था। मैग्नेटिक लाइंस विशाल सांपों की तरह मुड़ी हुई थीं। कभी ये टेंटिकल्स की तरह इधर उधर झपटती तो कभी जटिल वॉर्टेक्स स्ट्रक्चर बना लेती। कोई भी नॉर्मल स्पेसशिप अगर इस इलाके में घुस जाए तो ये बिखरा हुआ मैग्नेटिक फील्ड उसे घूमती हुई कक्षा में खींच लेता और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पल भर में बेकार हो जाता। सिर्फ खास तरह से मॉडिफाइड शिप्स ही इस ग्रह के पास पहुंच सकती थी। कैओटिक स्टार जोन और मैग्नेटिक वॉर्टेक्स स्टार की इन्हीं खासियतों की वजह से ये जगह स्टार थीव्स, भगोड़ों और ब्लैक मार्केट मर्चेंट्स का कुख्यात अड्डा बन चुकी थी। सिल्वर ग्रे स्टार से मैग्नेटिक वॉर्टेक्स स्टार के लिए कोई डायरेक्ट टिकट नहीं था। पहले कैओटिक स्टार जोन के अंदर मौजूद जिन्मू स्टार जाना पड़ता था। किंतियान ने जल्दी से कुछ जरूरी सप्लाईज खरीदी और जिन्मू स्टार जाने वाली स्पेसशिप में सवार हो गया। 6 दिन बाद स्पेसशिप जिन्मू स्टार पर लैंड हुई। मैग्नेटिक वॉर्टेक्स स्टार तक की अगली फ्लाइट में अभी 6 घंटे बाकी थे। इस खाली वक्त में किंतियान ने आसपास थोड़ा घूमने का फैसला किया। कैओटिक स्टार जोन जैसी खास जगह के बारे में वो पहले से ही जिज्ञासु था और अब उसे पहली बार इसे करीब से देखने का मौका मिला था। स्टारपोर्ट से बाहर निकलते ही उसने एक अनमैन्ड फ्लाइंग डिवाइस किराए पर ली और नजदीकी मार्केट प्लेस का लोकेशन सेट कर दिया। मार्केट प्लेस में सड़क के दोनों तरफ की इमारतें ज्यादा अलग नहीं थीं। ज्यादातर कंक्रीट और मेटल की बनी हुई थीं, लेकिन यहाँ मौजूद लोगों की वैरायटी काफी चौंकाने वाली थी। एम्पायर के मर्चेंट्स मैग्नेटिक लेविटेशन स्टॉल्स पर दाम को लेकर मोलभाव कर रहे थे। उनके साथ मर्सनरी जैसे कपड़े पहने स्पिरिचुअलिस्ट्स थे, जिनकी नजरें हर वक्त आसपास की हलचल पर टिकी हुई थीं। स्पिरिट रेस के मेंबर्स काले एनर्जी क्लोक्स ओढ़े सड़क पर चल रहे थे। उनके चेहरे कागज जैसे फीके थे, जिन पर जाले जैसी डार्क लाइंस फैली हुई थीं। उनके माथे के बीचों बीच एक तीसरी वर्टिकल पुपिल थी, जो हल्की नीली रोशनी छोड़ रही थी। आंखों के कोनों से बारीक सिल्वर नसें फैली थीं, जैसे उनकी त्वचा के नीचे कोई स्टार मैप बह रहा हो। उनके कानों के सिरे पर लगे स्टार फ्रैगमेंट जैसे गहने चलते वक्त हल्की सी टन-टन की आवाज कर रहे थे।
जब एक स्पिरिट रेस लड़की ने हाथ उठाया तो उसकी कलाई में बंधा क्रिस्टल ब्रेसलेट ठंडी प्रिज्मेटिक रोशनी बिखेरने लगा, जिससे उसके पहले से ही फीके होंठ और उभर गए। थोड़ी दूर 3 हाई लेवल बीस्टमैन कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। उनमें सबसे आगे एक लाइनमैन था। उसके सिर पर सुनहरी फूली हुई अयाल थी। गहरे सुनहरे रंग की आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उसके कानों के पीछे की महीन फर हर सांस के साथ हल्की सी कांप रही थी। उसकी गर्दन में चमड़े का कॉलर था, जिस पर मैग्नेटिक वॉर्टेक्स स्टार के आयरन ब्रिसल्ड बीस्ट के पंजों से बना प्रोटेक्टिव टैलिस्मन लटका हुआ था। उसके बगल में चल रहा बेयरमैन कंधों से लगभग 3 मीटर चौड़ा था। उसकी गहरी भूरी त्वचा पर लड़ाइयों के अनगिनत निशान थे। उसकी भारी भरकम बाहों पर घने बाल थे और जब वो मुट्ठी भींचता तो उंगलियों के जोड़ पर काले पैच साफ नजर आते थे। तो 267 नया मिशन मैग्नेटिक वॉर्टेक्स स्टार। कैटमैन हल्के कदमों से चल रहा था। उसकी सिल्वर ग्रे वर्टिकल पुतलियां चारों तरफ अलर्ट होकर स्कैन कर रही थीं। कानों के सिरे पर मौजूद सफेद फर हवा में हल्का सा कांप रहा था। उसकी कमर पर टंगी छोटी ब्लेड बिल्ली जैसी पूंछ की जड़ के पास टकराती हुई चलते वक्त हल्की सी खनक की आवाज निकाल रही थी। इंसान, बीस्टमैन और स्पिरिट रेस, जो कभी एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे, आज उसी एक सड़क पर नजर आ रहे थे। सब अपने अपने काम में बिजी थे। कोई ट्रेड कर रहा था, कोई खरीदारी। स्पिरिट रेस की स्पिरिचुअल एनर्जी टेक इक्विपमेंट, बीस्टमैन की ट्राइबल वॉर ड्रम्स, इंसानों की एलिक्सिर, सब कुछ सड़क के दोनों तरफ दुकानों और स्टॉल्स में सजा हुआ था। छिन तियान मार्केट में घूमता रहा और उसने कुछ सामान खरीदा, लेकिन यहाँ की शॉपिंग काफी यूनिक थी। पहले बैंक कार्ड में मौजूद स्टार एलिमेंट को एक्सचेंज पॉइंट पर ब्लू क्रिस्टल स्टोन में बदलना पड़ता था। उसी ब्लू क्रिस्टल स्टोन से आगे सारी खरीदारी होती थी। स्पिरिट रेस और बीस्टमैन के साथ भी यही सिस्टम था। सबकी फाइनेंशियल सिस्टम अलग थी, इसलिए यही इंटरमीडिएट करेंसी यूज होती थी। एक स्पेशलिटी टैवर्न में खाना खाने के बाद छिन तियान सड़क पर टहलते हुए स्पिरिट रेस और हाई लेवल बीस्टमैन को गहराई से देखने लगा। थोड़ा अफसोस हुआ, इस बार उसके पास मिशन था, वरना इन एलियंस से वो कुछ टैलेंट्स आराम से उठा सकता था। एक अनमैन्ड फ्लाइंग डिवाइस किराए पर लेकर छिन तियान एयरशिप के डिपार्चर से 1 घंटा पहले स्टारपोर्ट लौट आया और आराम से बोर्ड कर लिया। 2 दिन गुजर गए। एयरशिप ने एक क्योटिक मैग्नेटिक फील्ड बेल्ट को पार किया और मैग्नेटिक वॉर्टेक्स स्टारपोर्ट पर लैंड की। यहाँ का पोर्ट बाकी ग्रहों के मुकाबले काफी पिछड़ा हुआ था। सफाई भी खास नहीं थी, लेकिन ये ग्रह नो मैन लैंड में था, इसलिए एक पोर्ट का होना ही बहुत बड़ी बात थी। एग्जिट पर पहुंचते ही छिन तियान की नजर उस आदमी पर पड़ी जिससे उसे मिलना था। नीट क्रू कट, खड़े हुए बाल, ज्यादा हैंडसम नहीं, लेकिन चेहरा साफ सुथरा और मर्दाना फील देता हुआ। रास्ते में यान छिंग ने रिसीव करने वाले की शक्ल और नाम बता दिया था। यही था झाओ रुई। यही है छिन तियान। झाओ रुई ने आंखें सिकोड़कर सामने आते हुए छिन तियान को ध्यान से देखा। वीडियो में उसकी असली आभा कैद नहीं हो पाई थी। वो ऐसे खड़ा था जैसे म्यान से निकली हुई तलवार, सीधा, तेज और खतरनाक। चेहरा जैसे छेनी हथौड़ी से तराशा गया हो। भौहें तलवार की तरह तीखी, नाक ऊंची, होंठ पतली ठंडी रेखा में बंद। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक थीं उसकी आंखें, स्याही जैसी काली पुतलियां, जिनमें ऐसी धार थी कि सामने वाला आंख मिलाने से पहले 2 बार सोच ले। डैम, एक सोल्जर इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? झाओ रुई ने मन ही मन कोसा और हाथ हिलाया। इधर आओ। छिन तियान आगे बढ़ा और हल्की सी पोलाइट स्माइल दी। हेलो झाओ रुई। झाओ रुई हंसते हुए आगे बढ़ा और अपना खुरदुरा हाथ बढ़ाया। छिन तियान, नाम बहुत सुना है। हाथ मिलते ही झाओ रुई की आंखों में हल्की चमक आई। उसकी हथेली ने अचानक जोर लगाया। ये उसका पुराना तरीका था सामने वाले को परखने का। 70% ताकत, न ज्यादा न कम। लेकिन अगले ही पल उसकी स्माइल जम गई। धड़ाम, दोनों की हथेलियों के बीच एक साफ नजर आने वाली एयरवेव फट पड़ी। आसपास के लोग आवाज से चौंक गए। झाओ रुई को लगा जैसे उसका हाथ किसी हाइड्रोलिक प्रेस में फंस गया हो। उंगलियों की हड्डियों से दर्दनाक कड़क की आवाज आने लगी। फ्लाइंग डिवाइस बाहर पार्क है। झाओ रुई ने किसी तरह चेहरे का एक्सप्रेशन संभालते हुए हाथ खींचा और जेब में डाल लिया। उसकी छुपी हुई हथेली बेकाबू कांप रही थी। अंगूठे के पास नीला निशान साफ दिख रहा था। यह लड़का? झाओ रुई ने आंखों के कोने से छिन तियान के शांत साइड फेस को देखा। उसके दिल में लहरें उठ रही थीं। जो हाथ एलॉय कुचल सकता था, वो एक ही झटके में हार गया। क्या जबरदस्त ताकत है। ईमानदारी से कहें तो छिन तियान को लेकर उसकी सोच बदल गई थी। इस बंदे में काबिलियत थी, लेकिन जो प्रॉब्लम उनके सामने थी वो सिर्फ ताकत से सॉल्व नहीं होने वाली थी। एक काफी रफ से फ्लाइंग डिवाइस में बैठते हुए झाओ रुई ने इधर उधर देखा और कैजुअल लहजे में पूछा, छिन तियान, सुना है तुम 7th ब्यूरो में 1 साल से भी कम टाइम से हो? हाँ। छिन तियान ने सिर हिलाया। तो मिलिट्री रूल्स के हिसाब से तुम्हें मुझे सर कहना चाहिए। झाओ रुई बोला। समझ गया। छिन तियान ने आंख मारी। लेकिन मेरा रैंक कर्नल है। आपका रैंक क्या है?
व्हाट द हेल। कर्नल झाओ रुई का चेहरा एकदम स्टिफ हो गया। मिलिट्री स्कूल से ग्रेजुएट होते ही वो सीधे 7th ब्यूरो में आया था। 8 साल हो चुके थे। इस दौरान उसने ढेर सारे मिशन किए और सेकंड लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट कर्नल तक पहुंचा। 8 साल में 3 प्रमोशन। ये स्पीड काफी तेज थी। 30 साल की उम्र में उसका रिज्यूमे किसी भी एंगल से कमाल का था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि छिनतियान, जो उससे थोड़ा छोटा लग रहा था, 1 साल से भी कम में कर्नल बन चुका होगा। ये किस सेकंड जनरेशन का बच्चा है? ऐसा इंसान 7th ब्यूरो में रिज्यूमे पॉलिश करने क्यों आएगा? झाओ रुई को यकीन नहीं हुआ कि कोई नॉर्मल बैकग्राउंड वाला लड़का इतनी कम उम्र में इंपीरियल कर्नल बन सकता है। साफ था, छिनतियान का बैकग्राउंड साधारण नहीं था। खांसी। छिनतियान, मेरे और डायरेक्टर यान के अलावा 2 और साथी हैं। पहले ही इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। झाओ रुई ने जल्दी से टॉपिक बदला। बड़े भाई का नाम चेन वेई है, उम्र थोड़ी ज्यादा, नेचर काफी कूल। और दूसरी है शॉर्ट हेयर ब्यूटी जियांग यीहान, इंडिपेंडेंट और फायर टाइप। 7th ब्यूरो में उसे टाइग्रेस कहा जाता है। चेन वेई, जियांग यीहान। छिनतियान ने दोनों नाम मन में नोट कर लिए। उसी वक्त झाओ रुई के कान में लगे ईयरपीस से एक जानी पहचानी आवाज आई। वो आवाज यान छिंग की थी। बहुत धीमी थी, लेकिन छिनतियान की सुपर हियरिंग से बच नहीं पाई। तुम चैनल बंद करना भूल गए। यान छिंग की आवाज में अजीब सा मतलब छुपा था। अगले ही पल एक ठंडी फीमेल आवाज गूंजी, टाइग्रेस। झाओ रुई, मुझे नहीं पता था कि 7th ब्यूरो में मेरी इतनी अच्छी रेप्यूटेशन है। स्नैप। झाओ रुई का चेहरा तुरंत पत्थर हो गया। उसका पैर जमीन पर तड़ातड़ पड़ने लगा, जैसे 3 कमरे और एक हॉल बना देगा। अजीब सिचुएशन छुपाने गया और उससे भी ज्यादा अजीब बना दी। अब क्या करे? दुनिया ही खत्म हो जाए तो अच्छा है। अगली बार चैनल ऑफ रखना। यान छिंग की आवाज में हंसी छुपी हुई थी। झाओ रुई ने चैनल बंद किया और सीट से टिककर चुप हो गया। छिनतियान ने उसे पूरी सहानुभूति के साथ देखा। भाई, जिस इंसान से पंगा नहीं लेना चाहिए था वही कर बैठे। 1 घंटे बाद फ्लाइंग डिवाइस लैंड हुई। झाओ रुई छिनतियान को एक साधारण सी दुकान के अंदर ले गया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक गुलाबी मुट्ठी सीधा झाओ रुई के चेहरे पर पड़ी। आह! झाओ रुई ने चेहरा पकड़कर चीख निकाली। धड़ाम! दूसरा पंच सीधे पेट पर पड़ा। झाओ रुई झींगे की तरह मुड़ गया। टाइग्रेस? झाओ रुई, मेरा टाइग्रेस पंच कैसा लगा? दरवाजे पर एक हीरोइक लुक वाली शॉर्ट हेयर ब्यूटी खड़ी थी। उसकी नजरों में हल्की सी खतरनाक सी झलक रही थी। यीहान, ग्रेट ब्यूटी, मेरी गलती थी। झाओ रुई ने दर्द में मुस्कुराते हुए कहा, क्या मुझे एक नया शुरू करने का मौका मिल सकता है? हम्फ! टाइग्रेस मौका नहीं देती, सीधे खा जाती है। जियांग यीहान ने ठंडी सांस छोड़ी और अंदर चली गई। उसे जाते देख झाओ रुई ने चैन की सांस ली और छिनतियान की तरफ मुड़ा। चलो। छिनतियान ने सिर हिलाया और उसके पीछे अंदर चला गया। कमरे में दाखिल होते ही उसने लंबे वक्त बाद यान छिंग को देखा। उसके पास ही चेन वेई और जियांग यीहान भी थे। चेन वेई के चौड़े कंधे और चौकोर चेहरा उसे बेहद स्थिर फील दे रहे थे। जियांग यीहान के शार्प शॉर्ट हेयर और फुर्तीले अंदाज से साफ था कि वो किसी से कम नहीं। छिनतियान उन्हें देख रहा था और वे दोनों छिनतियान को। पहली नजर में ही छिनतियान ने गहरी छाप छोड़ी। लंबा मजबूत शरीर, ठंडे और रफ फीचर्स। पहली नजर में कोई उसे सेलिब्रिटी समझ ले, लेकिन आंखों की गहराई और धार साफ बता रही थी कि ये इंसान साधारण नहीं है। डायरेक्टर यान, छिनतियान रिपोर्टिंग। छिनतियान ने पैर मिलाकर एकदम परफेक्ट मिलिट्री सैल्यूट किया। ये देखते ही यान छिंग के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। छिनतियान, तुम बिल्कुल सही टाइम पर पहुंचे हो। एपिसोड 268, 100 हंटर स्टार थीव्स पॉइजन्स विडो। छिनतियान, मेरे पीछे जो 2 लोग हैं उनसे झाओ रुई तुम्हें पहले ही इंट्रोड्यूस करा चुका है। यान छिंग ने हल्का सा मुड़ते हुए कहा। चेन वेई और जियांग यीहान दोनों हमारे 7th ब्यूरो के एलिट्स हैं। हेलो। छिनतियान ने दोनों की तरफ हल्का सा सिर हिलाया। हेलो छिनतियान। चेन वेई ने आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया। छिनतियान ने उससे हाथ मिलाया। कोई टेस्ट नहीं, न कोई ताकत, बस सिंपल हैंडशेक और छोड़ दिया। छिनतियान, टाइम कम है, इसलिए मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। यान छिंग का एक्सप्रेशन गंभीर हो गया। ये मिशन बहुत ट्रिकी है। ये घटना उसी टाइम की है जब छिनतियान एल्फ स्टार की तरफ जा रहा था। वेपन एनर्जी फील्ड का एक साइंटिस्ट मिलिट्री शिप से क्लार्क स्टार के एक सीक्रेट रिसर्च बेस जा रहा था, लेकिन रास्ते में उस शिप पर एक ताकतवर स्टार थीव्स ग्रुप ने अटैक कर दिया। मिलिट्री शिप अकेली थी, जबकि स्टार थीव्स के पास कई आर्म्ड शिप्स थीं। नतीजा ये हुआ कि मिलिट्री शिप तबाह हो गई और साइंटिस्ट समेत एस्कॉर्ट स्टाफ को जिंदा पकड़ लिया गया। उसके बाद से उनका कोई कांटेक्ट नहीं मिला। वो साइंटिस्ट एक बेहद इंपॉर्टेंट रिसर्च प्रोजेक्ट से जुड़ा था। उसके गायब होते ही पूरा प्रोजेक्ट रुक गया। घटना के बाद मिलिट्री डिपार्टमेंट भड़क उठा और तुरंत 7th ब्यूरो को लीड रोल सौंपा गया। साथ में कई डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने का ऑर्डर दिया गया,
ताकि साइंटिस्ट को सेफ वापस लाया जा सके। शिप से भेजे गए आखिरी इमेज डेटा के मुताबिक हमला करने वाले कोई और नहीं बल्कि एजोर वुड स्टार रियल्म का बदनाम 100 हंट स्टार थीव्स ग्रुप था। ये ग्रुप 20 साल से भी पहले बना था। इन सालों में इन्होंने 100 से ज्यादा कमर्शियल स्पेसक्राफ्ट पर हमला किया। हजारों लोग पकड़े जाने के बाद लापता हो गए। ये ग्रुप एम्पायर का लेवल ए वांटेड टारगेट है, लेकिन ये पहली बार था जब 100 हंट स्टार थीव्स ने सीधे एक मिलिट्री शिप पर हमला किया था। और जिस लेवल का इंसान उस शिप में था उसे देखकर शक पैदा होता है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या जानबूझकर उस साइंटिस्ट और कोर रिसर्च को टारगेट किया गया? क्या मिलिट्री डिपार्टमेंट के अंदर कोई गद्दार है? इसी शक की वजह से अंदर से बाहर तक पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। यान छिंग को 100 हंट स्टार थीव्स की लोकेशन ट्रैक करने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन ये स्टार थीव्स ग्रुप बेहद सतर्क और चालाक था। उन्होंने एक बड़े कैप्चर किए गए कमर्शियल स्पेसक्राफ्ट को अपना बेस बना रखा था और कभी किसी ग्रह पर लैंड नहीं करते थे। सारा सामान कई अलग अलग प्रोक्योरमेंट टीम्स के जरिए लाया जाता था। खरीदारी के बाद ये टीमें स्पेस में कहीं मिलती थीं और फिर सामान कलेक्ट किया जाता था। 2 महीने से ज्यादा टाइम लगाने के बाद यान छिंग ने आखिरकार 100 हंट स्टार थीव्स के एक प्रोक्योरमेंट ग्रुप को ट्रैक किया जो क्योटिक स्टार रियल्म के मैग्नेटिक वॉटेक्स स्टार पर आ रहा था। वे एनर्जी ब्लॉक्स, रोजमर्रा का सामान और क्योटिक एरिया की खास चीजें खरीदने वाले थे, जिनमें एक चीज थी स्लेव्स। ये प्रोक्योरमेंट लोग खुद भी नहीं जानते थे कि 100 हंट स्टार थीव्स का बेस शिप कहाँ है। वापस लौटने के बाद ही उन्हें रूट दिया जाता था, इसलिए जबरदस्ती पूछताछ करने का कोई फायदा नहीं था। एक ही तरीका था, उनकी टीम में घुसपैठ करना और उनके साथ बेस शिप तक पहुंचना ताकि गायब साइंटिस्ट का पता लगाया जा सके। लेकिन ये काम बेहद मुश्किल था। ये प्रोक्योरमेंट लोग सब पुराने खिलाड़ी थे, अलर्टनेस बहुत हाई। किसी अनजान को टीम में शामिल करना आसान नहीं था। पहले यान छिंग ने जियांग यीहान को भेजा। उसने कई प्लान बनाए, साथ काम किया, एक लीडर का भरोसा जीतने की कोशिश की, लेकिन आखिर में फेल हो गई। लगभग एक्सपोज हो ही गई थी। उसके बाद और भी तरीके ट्राई किए गए, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। अब ये लोग लगभग अपना काम खत्म कर चुके थे। एक बार ये मैग्नेटिक वॉटेक्स स्टार से बाहर निकल गए तो वहां का मैग्नेटिक माहौल बैटलशिप की लॉकिंग सिस्टम को पूरी तरह गड़बड़ा देगा। स्पेस में चले जाने के बाद इन्हें दोबारा ढूंढना नामुमकिन के बराबर होगा। तो अब ये देखना तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारे पास कोई अनकन्वेंशनल तरीका है या नहीं। यान छिंग ने छिनतियान की तरफ देखा। ये सुनकर छिनतियान ने हल्का सा सिर हिलाया। मिशन सच में बहुत हार्ड था। नॉर्मल तरीकों से तो फेल होना तय था, लेकिन उसके लिए ये टास्क उतना नामुमकिन नहीं था। सर, क्या इन लोगों की डिटेल जानकारी है? छिनतियान ने पूछा। हाँ, यान छिंग ने पीछे टेबल से एक फोल्डर उठाया, खोला और फाइल्स का एक बंडल छिनतियान को दे दिया। हर एक में पूरी डिटेल थी। छिनतियान एक एक करके फाइल्स देखने लगा। इनमें या तो सीरियस क्राइम करने वाले भगोड़े थे या फिर स्टार थीव्स द्वारा पकड़े गए लोग जो मजबूरी या लालच में उनके मेंबर बन गए थे। और सबके सब स्पिरिचुअलिस्ट थे। कुछ तो ब्लड लाइन मार्शल आर्टिस्ट भी थे। कैसा लगा? देखकर कुछ आइडिया आया? यान छिंग ने पूछा। कुछ आइडियाज हैं, लेकिन पहले थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, छिनतियान ने गंभीरता से कहा। ये सुनकर झाओ रुई, चेन वेई और जियांग यीहान ने एक दूसरे की तरफ देखा। सच कहें तो पहले उन्हें काफी कॉन्फिडेंस था। उन्हें लगा था कि अपने एक्सपीरियंस और ताकत से स्टार थीव्स को हैंडल करना आसान होगा, लेकिन बार बार फेल होने के बाद उन्हें समझ आ गया था कि ये ग्रुप कितना सतर्क और मुश्किल है। ठीक है, यान छिंग ने सिर हिलाया। तो किससे शुरू करने का प्लान है? छिनतियान ने एक फाइल निकाली और ऊपर बाएं कोने में लगी एक खूबसूरत औरत की फोटो पर उंगली रखी। पॉइजनस विडो। पॉइजनस विडो। यान छिंग, झाओ रुई और बाकी सबकी आंखों में हल्की चमक आ गई। छिनतियान का उसका नाम चुनना उन्हें हैरान कर गया था। पॉइजनस विडो एक बेहद खूबसूरत औरत थी। वेस्टर्न फेस, सुनहरे बाल, एमरल्ड जैसी आंखें और कमाल का फिगर। वो जहां भी जाती, मर्दों की नजरें खुद ब खुद उसी पर टिक जाती। लेकिन इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक बेहद खतरनाक और टेढ़ा दिल छुपा था। अपनी खूबसूरती के दम पर पॉइजनस विडो ने कई अमीर मर्दों से शादी की। हर एक पति शादी के 2 साल के अंदर मर गया और हर बार उसके हाथ जबरदस्त इनहेरिटेंस लगी। शुरू में लोगों को लगा कि ये औरत मनहूस है, पति मारने वाली, लेकिन बाद में उसका केस जजमेंट कोर्ट तक पहुंचा। इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आया कि वो एक स्पिरिचुअलिस्ट थी, पॉइजन ब्लड लाइन के साथ। वो अपने पतियों को धीरे धीरे जहर देती थी और मौतें बाहर से नॉर्मल लगती थीं। जांच पूरी होते ही जजमेंट कोर्ट ने उसे पकड़ने का ऑर्डर दिया, लेकिन वह भाग निकली। जब दोबारा सामने आई तो वो 100 हंट स्टार थीव्स की मेंबर बन चुकी थी। इन प्रोक्योरमेंट लोगों में पॉइजनस विडो सबसे ताकतवर नहीं थी, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक जरूर थी। झाओ रुई और बाकी लोग समझ नहीं पा रहे थे कि छिनतियान उसे ब्रेक थ्रू पॉइंट क्यों बना रहा है। क्या उसे लगता है कि वो इतना हैंडसम है कि पॉइजनस विडो पहली नजर में फिदा हो जाएगी? सपने मत देखो,
अगर पॉइजन्स विडो ने सच में किसी में दिलचस्पी ले ली तो खतरा उसी इंसान के लिए होता है। कहते हैं उसके साथ रिलेशन में आने वाला कोई भी मर्द जिंदा नहीं बचा। पॉइजन्स विडो का नाम यूं ही नहीं पड़ा। छिन तियान, शायद तुम्हें दोबारा सोचना चाहिए, चेन वेई ने सलाह दी। पॉइजन्स विडो सच में बहुत डेंजरस है। उसकी अलर्टनेस बाकियों से भी ज्यादा है। छिन तियान हल्का सा मुस्कुराया। नो वरीज, पहले ट्राई तो करने दो। फिर एक और जिद्दी घोड़ा? चेन वेई ने मन ही मन सिर हिलाया। काबिल लोग अक्सर ऐसे ही जिद्दी होते हैं और कई बार यही जिद बड़ी चीजें भी खराब कर देती है। चलो, दीवार से टकराकर वापस आएगा तब समझेगा। एपिसोड 269, पाथ ऑफ डॉन, चाम का पहला इस्तेमाल और फॉल। उस दोपहर झाओ रुई और बाकी लोगों की गाइडेंस में किन तियान ने पॉइजन्स विडो का ठिकाना ढूंढ लिया। इसके बाद उसने अकेले ही उस पूरे ग्रुप पर नजर रखना शुरू किया, उनके हर मूवमेंट को ट्रैक करते हुए। शायद मैग्नेटिक वॉर्टेक्स स्टार जैसे यूनिक प्लैनेट पर होने की वजह से पॉइजन्स विडो और उसकी टीम ने अपनी एक्टिविटीज छुपाने की कोई कोशिश नहीं की। वे हर दिन खुलेआम सड़कों पर घूमते, कभी ब्लैक मार्केट के मर्चेंट से माल के आने का पता लगाते तो कभी अलग अलग एंटरटेनमेंट प्लेसेस में एंजॉय करते नजर आते। इसके अलावा किन तियान ने यह भी नोटिस किया कि पॉइजन्स विडो को स्लेव मार्केट में काफी इंटरेस्ट था। फुर्सत मिलते ही वो वहां चली जाती। जैसे ही उसकी नजर किसी मजबूत आदमी पर पड़ती, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती। इस आदत को समझ लेने के बाद किन तियान के दिमाग में एक प्लान बन चुका था। कुछ देर बाद स्लेव मार्केट, एक ऐसी दुकान जिसके बाहर कोई साइन बोर्ड तक नहीं लगा था। रात के वक्त ओल्ड नील पिछवाड़े में गया। चांदनी के नीचे लोहे के पिंजरों की कतारें खड़ी थीं। हर पिंजरे में एक या दो आदमी सो रहे थे। सभी का शरीर तगड़ा था, बाल बिखरे हुए और खुली हुई त्वचा पर काले टैटू बने थे जो किसी पुराने टोटम जैसे लग रहे थे। ये बर्बेरियन तो मेरे गले ही पड़ गए हैं। ओल्ड नील ने भारी सांस ली। वो करीब 50 साल से स्लेव का धंधा कर रहा था। इंसान, बीस्टमैन, ट्रोल, यहां तक कि एल्फ भी बेच चुका था, लेकिन इतनी जिद्दी रेस उसने कभी नहीं देखी थी। ये बर्बेरियन तो स्लेव मर्चेंट्स के लिए भी सिरदर्द बन गए थे। उन्हें न दर्द का डर था, न मौत का। चाहे वो कितना भी टॉर्चर करे, ये बर्बेरियन झुकने या सबमिट करने को तैयार ही नहीं होते थे। ऐसे स्लेव लगभग बिक ही नहीं सकते थे। हालांकि इन बर्बेरियंस की खरीद कीमत ज्यादा नहीं थी, लेकिन ये सोचकर कि इतने सालों का एक्सपीरियंस होने के बाद भी इस डील में उसे घाटा हुआ, ओल्ड नील काफी इरिटेट हो गया। क्लैक क्लैक। तभी उसके पीछे से एक अजीब सी आवाज आई। ओल्ड नील ने पलट कर देखा और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसका दशकों पुराना गार्ड, टियर 5 स्पिरिचुअलिस्ट विलियमसन, हरे रंग की बेलों से कसकर बंधा हुआ था, बिल्कुल पकौड़ी की तरह लिपटा हुआ। विलियमसन पूरी ताकत से छटपटा रहा था, लेकिन बेलें और ज्यादा टाइट होती जा रही थीं। चांदनी में ओल्ड नील साफ देख सकता था उसकी आंखों में डर और बेबसी। ये क्या हो रहा है? ये बेलें कहां से आ गईं? ओल्ड नील के माथे पर तुरंत ठंडा पसीना आ गया। वॉल्ट नेल्सन। एक ठंडी आवाज उसके कानों में पड़ी। स्विश। एक काली ड्रेस में आदमी अचानक उसके सामने आ खड़ा हुआ। चेहरा सख्त था और नजरें बिल्कुल ठंडी और बेपरवाह। तुम कौन? ओल्ड नील आधा कदम पीछे हटा ही था कि एक बड़ी हथेली उसके सिर पर आ पड़ी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया। पता नहीं कितना वक्त बीता। ओल्ड नील ने धीरे धीरे आंखें खोली। वही आदमी अब भी उसके सामने खड़ा था। ओल्ड नील उठकर खड़ा हुआ और सम्मान से झुक गया। मास्टर। उसी पल विलियमसन को बांधे हुई बेलें तेजी से पीछे हट गईं। विलियमसन लड़खड़ाता हुआ 2 कदम आगे बढ़ा, गला साफ किया और उसने भी सिर झुकाया। मास्टर। हूं। किन तियान ने हल्का सा सिर हिलाया। फिर उसने पीछे पिंजरों में बंद स्लेव्स को देखा। उनकी गर्दनों में एक्सप्लोसिव कॉलर लगे हुए थे। उसने पूछा, ये स्लेव्स तुम कहां से लाए हो? ओल्ड नील ने फौरन जवाब दिया, मास्टर, ये बर्बेरियन पाथ ऑफ डॉन के अन्य स्टार से हैं। ये सुनते ही किन तियान की आंखों में हल्की सी चमक आई। पाथ ऑफ डॉन कोई असली सड़क नहीं थी। सही मायने में ये बाहर की दुनिया में खोजा गया एक नया स्टार बेल्ट था। स्टार मैप पर ये एक घुमावदार रास्ते जैसा दिखता था, जो कैओटिक स्टार रियल्म की सीमा से शुरू होकर पश्चिम की तरफ फैला हुआ था। इस रास्ते में कई ऐसे लाइफ स्टार्स थे जहां सभ्यताएं मौजूद थीं। नए प्लैनेट का मतलब था बेहिसाब दौलत और रिसोर्सेज। जैसे ही पाथ ऑफ डॉन की खोज हुई, एम्पायर से पहले ही सिविलियन फोर्सेस पागलों की तरह इन स्टार्स में घुस गईं। इसका नतीजा ये हुआ कि उनकी लोकल सिविलाइजेशन से टक्कर होना तय था। एज्योर वुड स्टार रियल्म, अमातेरासु स्टार रियल्म, यहां तक कि बीस्टमैन एम्पायर ने भी पाथ ऑफ डॉन में अपनी फोर्सेस भेजी इलाका हथियाने के लिए। लेकिन ऑफिशियल फोर्सेस अब भी शांत थीं। ये एम्पायर की एक कॉमन एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी थी। पहले सिविलियन फोर्सेस को भेजो, लोकल सिचुएशन समझो। जब सब क्लियर हो जाए तब रॉयल आर्मी उतरे और हर प्लैनेट पर रॉयल गोल्डन ड्रैगन फ्लैग गाड़ दे। जाहिर था ये बर्बेरियन उसी लोकल दुनिया के लोग थे जिन्हें पकड़कर ओल्ड नील तक बेच दिया गया था। मास्टर, ये बर्बेरियन बहुत स्पेशल हैं। ओल्ड नील ने समझाया,
ये इंसान, बीस्टमैन या स्पिरिट रेस जैसे नहीं है। बर्बेरियन स्पिरिचुअल एनर्जी यूज नहीं करते, लेकिन उनका शरीर खौफनाक लेवल तक मजबूत होता है। नंगे हाथों से स्टील तक तोड़ सकते हैं। कुछ ताकतवर बर्बेरियन तो हाई टियर स्पिरिचुअलिस्ट की मार्शल टेक्निक्स और मैजिक तक झेल लेते हैं। उनकी ये ताकत उनके शरीर पर बने टैटू से आती है। सही कहूं तो ये टोटेम बैटल पैटर्न्स होते हैं। जितना ज्यादा ताकतवर बर्बेरियन, उतने ज्यादा और घने बैटल पैटर्न उसके शरीर पर होते हैं। मेरे पकड़े हुए बर्बेरियंस में से कुछ टियर 2 स्पिरिचुअलिस्ट जितने ताकतवर हैं, लेकिन ओल्ड नील ने कड़वी मुस्कान दी। उनकी विल पावर पागलपन की हद तक मजबूत है। चाहे मैं कितना भी डराऊं या टॉर्चर करूं, कोई भी झुका नहीं। औरतें और बच्चे तक इसमें शामिल हैं। अब हालत यह है कि ये बिक ही नहीं रहे और मुझे भारी फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। ओल्ड नील को लगा कि किन तियान पैसे के लिए आया है, इसलिए उसने अपनी हालत पूरी ईमानदारी से बता दी। ये सब सुनकर किन तियान की आंखों में हैरानी की हल्की सी झलक आई। ओल्ड नील जैसा स्लेव मर्चेंट, जो दया के नाम पर कुछ नहीं जानता था, उसके टॉर्चर से तो लोहे की विल वाले योद्धा भी टूट जाते थे। फिर भी ये बर्बेरियन अब तक झुके नहीं थे। एपिसोड 270, पाथ ऑफ डॉन, चार्म का पहला इस्तेमाल और फॉल। इस बर्बेरियन ग्रुप में तो औरतें और बच्चे तक टॉर्चर सह लेते थे। आखिर कैसी एनवायरनमेंट रही होगी जिसने इतने डरावने लेकिन साथ ही काबिल तारीफ लोगों को जन्म दिया। मैं पैसे के लिए नहीं आया हूँ। सोल सील के जरिए किंतियान ओल्ड नेल्सन के दिमाग में चल रहे ख्याल साफ महसूस कर सकता था। पैसे के लिए नहीं। ओल्ड नेल्सन एक पल के लिए स्टन हो गया। अगर पैसे के लिए नहीं तो क्या मेरे जैसे बूढ़े के लिए? स्मैक। किंतियान ने ओल्ड नेल्सन के पीछे जोर से लात मारी, उसे जमीन पर गिराते हुए ठंडी आवाज में बोला, तेरे जैसे बदसूरत चेहरे वाले को कौन पसंद करेगा? ओल्ड नेल्सन ने झट से सिर उठाया। दिल में डर और शौक दोनों थे। मास्टर उसके ख्याल भी पढ़ सकता है? ये क्या है, माइंड रीडिंग? ओल्ड नेल्सन जल्दी से खड़ा हुआ और घबराकर बोला, सॉरी मास्टर। किंतियान ने उसे ठंडी नजर से देखा। ऐसे दिलहीन स्लेव मर्चेंट्स जिनकी कोई मॉरल लिमिट नहीं होती, उनके सामने अच्छा बनने की उसे कोई जरूरत नहीं थी। क्या तुम दोनों ने इस औरत को पहले देखा है? किंतियान ने पॉइजन्स विडो की फोटो निकाली। ओल्ड नेल्सन और विलियमसन ने देखा और तुरंत बोले, देखा है, देखा है। पॉइजन्स विडो जैसा चेहरा एक बार देख लेने के बाद भूलना मुश्किल था। ओल्ड नेल्सन बोला, इस औरत ने मुझसे एक बर्बेरियन स्लेव खरीदा था। बाद में सुना कि उसने उसे मार दिया। उसकी बॉडी घावों से भरी हुई थी। मास्टर, ये औरत बहुत ही खतरनाक है। जो भी आदमी इसके पास गया है, उसका अंजाम बुरा ही हुआ है। आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? किंतियान ने शांत आवाज में कहा, जो नहीं पूछना चाहिए वो मत पूछो। तुम्हें बस एक काम सही से करना है। इसके बाद किंतियान ने ओल्ड नेल्सन को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी। पहले के एक्सपीरियंस से सीख लेकर ओल्ड नेल्सन ने कोई और ख्याल करने की हिम्मत नहीं की। उसने जोर से सिर हिलाया, फिक्र मत कीजिए, काम हो जाएगा। अगली सुबह नाश्ते के बाद पॉइजन्स विडो हमेशा की तरह सीधे स्लेव मार्केट पहुंची, ये देखने के लिए कि कोई दिलचस्प स्लेव मिला या नहीं। 100 स्टार थीव्स का बेस शिप कभी जमीन पर नहीं उतरता था, इसलिए मेंबर्स को एंटरटेनमेंट भी शिप के अंदर ही ढूंढना पड़ता था। नॉर्मल चीजें अब उन्हें बोर लगती थी, उनमें कोई क्यूरियोसिटी नहीं बची थी। सिर्फ और ज्यादा थ्रिल वाली चीजें ही उनकी स्पिरिट को स्टिमुलेट कर सकती थी, जैसे स्लेव डेथ मैच, खून से भरे शो या बिना रोक टोक वाली गैदरिंग्स। शिप के अंदर नए नए गेम्स बनते रहते थे, लेकिन हर गेम बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा जिंदगियां खा जाता था। इसलिए मर्चेंट शिप से पकड़े गए लोगों के अलावा जब भी मौका मिलता, सप्लाई खरीदते वक्त कुछ इंटरेस्टिंग स्लेव्स भी ले लिए जाते थे। सड़क पर चलते हुए पॉइजन्स विडो की हॉट और सेक्सी अपीयरेंस हर आदमी की नजर खींच रही थी। आंखों में आग थी, लालच था, लेकिन इसके बावजूद कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पॉइजन्स विडो की कहानियां पूरे इलाके में फैल चुकी थीं। सब जानते थे कि जो भी उसके करीब गया, उसका एंड अच्छा नहीं हुआ। टस्क, कायरों का झुंड। पॉइजन्स विडो ने होंठ टेढ़े किए, उसकी नजरों में ताना और नफरत दोनों थे। उसने सड़क के दोनों तरफ खड़े स्लेव्स को देखा, लेकिन काफी देर तक कोई भी उसे पसंद नहीं आया। वो निराश होकर जाने ही वाली थी कि अचानक एक आवाज उसके कान में पड़ी, माफ कीजिए मैडम, जरा रुकिए। उसने मुड़कर देखा, एक जाना पहचाना चेहरा सामने था। ओल्ड नेल्सन चेहरे पर बिजनेस स्माइल लिए आगे आया। मुझे याद है, मैंने ही आपको एक बर्बेरियन स्लेव बेचा था। याद है, बिल्कुल याद है। पॉइजन्स विडो ने अजीब सी नजर से उसे देखा। एक स्लेव मर्चेंट होकर तुमने मुझे बिना ट्रेन किया हुआ स्लेव बेचा और अब भी मेरे सामने आने की हिम्मत रखते हो। उस बर्बेरियन स्लेव की इमेज उसके दिमाग में साफ थी। चाहे स्लेव कॉलर के नर्व शॉक्स हों, चाबुक हो या जहर, वो बर्बेरियन लोहे की तरह अडिग रहा था। उसकी आंखें तेज बाज की तरह न डर दिखाती थी न सबमिशन, बिल्कुल दूर उत्तर की जमी हुई बर्फ जैसी, शांत और ठंडी। ये सुनते ही ओल्ड नेल्सन जल्दी से बोला, सॉरी, तब मुझसे गलती हो गई थी, गलत स्लेव चुन लिया था। लेकिन इस बार मैंने नए बर्बेरियंस ट्रेन किए हैं, बिल्कुल ओबीडियंट। देखना चाहेंगी?
इंटरेस्ट नहीं है, अपने पास ही रखो, पॉइजन्स विडो ने ठंडे लहजे में कहा और आगे बढ़ गई। उसे स्लेव मर्चेंट्स की फितरत अच्छी तरह पता थी। सच कहें तो दुष्टता में ये स्टार थीव्स से कम नहीं थे। रुकिए रुकिए, कम से कम देख तो लीजिए। विलियमसन, इन्हें इधर लाओ, ओल्ड नेल्सन ने आवाज लगाई। तुरंत विलियमसन रस्सी से बंधे कुछ बर्बेरियंस को ले आया। उनके हाथ पैर बेड़ियों में जकड़े थे, शरीर थोड़ा झुका हुआ, आंखें खाली और भटकी हुई, जैसे किसी चार्मिंग पोशन के असर में हो। पॉइजन्स विडो ने पहले ध्यान नहीं दिया। वो ठंडे चेहरे से मना करने ही वाली थी कि अचानक उसकी नजर एक बर्बेरियन पर टिक गई। वो बर्बेरियन मजबूत कदकाठी वाला था, मसल्स ऐसे उभरे हुए जैसे किसी मूर्ति को तराशा गया हो। उसकी गर्दन में स्लेव का बम नेकलेस था। बिखरे बालों के पीछे से उसका रफ और मर्दाना चेहरा हल्का सा दिख रहा था। पॉइजन्स विडो ने ऐसे कई बर्बेरियन देखे थे, लेकिन पता नहीं क्यों इसे देखते ही उसके अंदर एक तेज चाह जाग उठी। उसका शरीर गर्म होने लगा। वो उसी वक्त उसके साथ बैटल करने को तरस गई, चाहे लोग देख ही क्यों न रहे हों। ये फीलिंग उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी, जैसे वो किसी जादू में फंस गई हो, सारी समझदारी गायब हो गई हो। इस बर्बेरियन की कीमत कितनी है? पॉइजन्स विडो ने उसकी तरफ इशारा किया। उसकी पहले वाली आलसी आवाज अब बेचैन हो चुकी थी। 5 लाख स्टार एलिमेंट्स, सीधे ले जाइए। ओल्ड नेल्सन ने पिछली कीमत से 2 गुना रेट बताया। पॉइजन्स विडो ने मोलभाव नहीं किया। उसने अपना स्मार्ट डिवाइस निकाला और तुरंत 5 लाख ट्रांसफर कर दिए। वांटेड होने की वजह से उसके पर्सनल अकाउंट्स फ्रीज थे, लेकिन 100 स्टार थीव्स ने किसी और के नाम पर उसके लिए बैंक कार्ड अरेंज कर दिया था, जिसमें प्रोक्योरमेंट फंड्स डाले गए थे। एक बर्बेरियन स्लेव पर 5 लाख खर्च करना पूरी तरह अनरीजनेबल था, लेकिन इस वक्त पॉइजन्स विडो को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, उसे वापस ले जाओ और फिर एक खतरनाक बैटल। पैसे मिलते ही ओल्ड नेल्सन ने मुस्कुराते हुए बम नेकलेस का मिनी कंट्रोलर उसे पकड़ा दिया। मैडम और स्लेव्स देखना चाहेंगी? 1 से ज्यादा लेने पर 20% डिस्काउंट है। पॉइजन्स विडो ने उसे इग्नोर किया। उसने बर्बेरियन का हाथ पकड़ा और सीधे अपने ठिकाने की तरफ चल दी। वो अब और सब्र नहीं कर पा रही थी। पॉइजन्स विडो के जाते ही विलियमसन ने ओल्ड नेल्सन के कान में फुसफुसाया, मास्टर का मतलब क्या है? इतनी झंझट सिर्फ उस औरत के लिए? अगर उसे उसके साथ सोना ही है तो इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत? उसकी बात खत्म होते ही उसके दिमाग में अचानक तेज दर्द उठा, जैसे किसी ने खंजर घुसा दिया हो। आह! विलियमसन ने सिर पकड़ लिया और दर्द से चीख पड़ा। उसी पल उसके दिमाग में एक ठंडी आवाज गूंजी, दोबारा किया तो दिमाग से पैदल हो जाओगे। सॉरी मास्टर, मेरी गलती थी। विलियमसन दिल से माफी मांगने लगा। पल भर में उसकी पीठ पसीने से भीग गई। मास्टर इतनी दूर से भी उसकी फुसफुसाहट सुन सकता था। ये कैसी डरावनी हियरिंग है? ओल्ड नेल्सन ने चुपचाप विलियमसन को देखा। जब अंदर के ख्याल भी छुपे नहीं रहते, तब भी ये बेवकूफ मास्टर के पीछे बुराई करने की हिम्मत कर बैठा। सच में मौत शब्द का मतलब नहीं जानता। ओल्ड नेल्सन ने सिर हिलाया। उसे मास्टर द्वारा दिए गए बाकी टास्क याद आए। उसकी आंखों में एक पक्का इरादा चमक उठा। शायद यही नेल्सन की जिंदगी का